ठीक है यार, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले दिन ही मतलब दूसरे दिन ही अटेंडेंस इतनी गिर गई, पता नहीं क्या हो गया। कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। तो कल का पढ़ के आए हो? जो कल कराया था याद है? हाँ। ठीक है। तो पहले तो यार जो मैं मतलब बेसिकली जो सॉफ्टवेयर पे कल लिख रहा था उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई है, तो ओपन बोर्ड में ही करेंगे। नोट्स आपको मिल जाएंगे कंबाइन होकर, उसकी टेंशन मत लेना। तो आज यार टारगेट क्या है? टारगेट तो यही सब है कि आज पहले तो कंडीशनल स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है और कंडीशनल स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे। फिर कंडीशनल स्टेटमेंट में मतलब बेसिकली कल हम लोगों ने ऑपरेटर भी डिस्कस करे थे। तो ऑपरेटर्स में मैंने आपको बोला था कि सब कुछ अभी डिस्कस नहीं हुआ है, सिर्फ एरिथमेटिक ऑपरेटर डिस्कस हुआ था और हुए थे, और असाइनमेंट ऑपरेटर डिस्कस हुआ था। तो बेसिकली जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है उसी के अंदर हम लोग आज कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स ये सारा कवर अप कर लेंगे। उसके बाद फिर तीन तरीके की लूप होती हैं, लूप्स पढ़ेंगे। और फिर हम फंक्शंस पढ़ेंगे, और अगर टाइम बचता है, मेरे को लगता नहीं बचेगा, अगर टाइम बचता है तो आज से क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, वरना शीट के क्वेश्चन कल से स्टार्ट हो जाएंगे पक्का। ठीक है जी। तो कर दें स्टार्ट। अब कितने पार्टिसिपेंट हैं? बढ़ गए हैं थोड़े। ठीक है, करता हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा यार, किसी किसी को ना रिकॉर्डिंग्स में दिक्कत आ रही थी, देखो। रिकॉर्डिंग्स में ना जिन लोगों को दिक्कत आई, मेरी जिन मतलब जिससे भी बात हुई है पर्सनली, मैक्सिमम साइड पे यही था कि या तो वो किसी गलत आईडी से खोलने की कोशिश कर रहे थे वीडियो को, या फिर मतलब किसी ऐसी आईडी से खोलने की कोशिश कर रहे थे जिससे उन्होंने फॉर्म नहीं भरा हुआ। तो यार रिकॉर्डिंग ना उन्हीं आईडी पे बेसिकली आप उसी आईडी से एक्सेस कर पाओगे जिससे आपने फॉर्म भरा था। और लाइक प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा आपका मेरे को सपोर्ट चाहिए होगा, ये चीज समझने की कोशिश करो। ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि रिकॉर्डिंग्स मतलब आप ही लोगों ने पैसा दिया है यार, आप लोगों को ही मतलब एक्सेसिबल रहनी चाहिए, किसी भी और को एक्सेसिबल ना हो, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी कोई ऐसा है जो मैंने मेलिंग लिस्ट भेजी थी, जिस आईडी से आपने फॉर्म भरा है उसके बावजूद आपको रिकॉर्डिंग ना मिली हो? ऐसा तो कोई नहीं है ना? कोई है तो बता दो यार। ठीक है, मेरे ख्याल कोई भी नहीं है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं यार आज का। अच्छा, अब मैंने ना यार कल भी बेसिकली कुछ एक आध इम्पोर्टेंट चीज मैंने भी बतानी है जो हमने कल करा था उससे रिलेटेड, फिर आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यार कल हम लोगों ने वेरिएबल कांस्टेंट वगैरह ये सब पढ़ा था, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया भी था, जैसे कि हम कुछ लिख सकते हैं, इंट एक्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, कुछ ऐसा अगर हम लिखें तो ये कल मैंने आपको बता दिया था कि ये क्या होता है। ये होता है डेटा टाइप। और ये क्या होता है? ये होता है वेरिएबल। और यार ये जो वैल्यू हम लोगों ने दे रखी है ये होता है कांस्टेंट। ठीक है। अब इसमें यार मैंने आपको बोला था कि वेरिएबल का आप जो चाहो वो नाम दे सकते हो, है ना। तो जैसे हमने यहाँ पर एक्स दिया है नाम, आप ए बी सी भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, नम भी दे सकते हो, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। पर ऐसे कुछ भी में भी कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं यार, वेरिएबल नेमिंग के रूल्स होते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली में बात यह है कि यार ये ना इतनी बेसिक चीजें हैं, अगर मैं ये बताने बैठूंगा तो मेरे को लग रहा है मैं क्लास का टाइम थोड़ा वेस्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं एक आधा रूल वैसे बता देता हूँ, उसके बाद मैं चैट में ना आपको लिंक दे दूंगा, वो सेव कर लो लिंक कहीं पे, वहां से पढ़ लेना। ठीक है। तो जैसे कुछ रूल्स ये हैं कि वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे आप लोगों ने एक वेरिएबल स्मॉल एक्स बनाया है, अगर आप एक वेरिएबल कैपिटल एक्स बनाते हो, एक वेरिएबल कैपिटल एक्स बनाते हो, तो वो सेम वेरिएबल नहीं है, वो अलग अलग वेरिएबल होंगे। ठीक है। उसके अलावा जैसे कि आपके वेरिएबल का नाम किसी नंबर से शुरू नहीं हो सकता, 0 से लेकर 9 डिजिट्स होते हैं, तो किसी डिजिट से आपका वेरिएबल का नाम शुरू नहीं हो सकता। किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से आपके वेरिएबल का नाम शुरू नहीं हो सकता, ये कुछ रूल्स हैं। ठीक है। तो अब ये सब अगर मैं बताने बैठूंगा तो यार मेरे को लग रहा है काफी मतलब इस सब में टाइम चला जाएगा, और लाइक वर्थ इट भी नहीं है इस पे इतना टाइम लगाना। तो मैं एक लिंक दे रहा हूँ, वहां से बेसिकली आप लोग कर लेना, ये वाली चीज वहां से पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ लोगे ना ये खुद से, या मतलब ये भी कराऊं? इसमें मेरे को लगेगा कि मतलब फालतू टाइम वेस्ट है ये, बोलोगे तो करा देता हूँ। बताओ यार, कराना है तो करा दूं? ओके, नो कह रहे हो। ठीक है। तो
मतलब जो बिल्कुल बिगनर है उनको थोड़ा आइडिया मैं दे देता हूँ फिर भी कि क्या है। भाई कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल को नाम करने के, वो रूल्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आप कोई वेरिएबल लिख रहे हो ना, ऐसे इंट 9a, ये आप नाम नहीं रख सकते। आपका जो नाम है वो किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। आप नाम रख रहे हो लेट से इंट हैश ए, ये भी आप नहीं रख सकते क्योंकि किसी स्पेशल कैरेक्टर से भी नेम स्टार्ट नहीं हो सकता। उसके अलावा मैंने बताया वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव, जैसे कि अगर आपने वेरिएबल रख लिया इंट एक्स और एक वेरिएबल रख लिया इंट कैपिटल एक्स, तो ये दो अलग अलग वेरिएबल है, ये सेम वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिसका मैंने आपको एक लिंक दे दिया है, वहां से ये वाली चीजें पढ़ लेना, वो बेटर रहेगा। खुद से पढ़ लो एक बार, ये एक रीड लगानी है। ये लाइक दिखने में बड़ा लग रहा है, कुछ भी नहीं है। एक लाइक 5 मिनट का काम है ये रीड मारना। और मतलब बेसिकली जावा स्पेसिफिक जो चीजें हैं ना, उनके लिए कोशिश करना ओरेकल के डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़ो। अगर डॉक्यूमेंटेशन मैं कभी भी दूंगा लिंक, मैं भी कोशिश करूंगा ओरेकल की ही हो, क्योंकि ओरेकल ही ओन करता है जावा को, नए वर्जन्स भी ओरेकल ही लाता है। तो ओरेकल का ही मतलब बेस्ट रहता है पढ़ना वैसे। अच्छा, एक तो ये चीज बतानी थी। इसके अलावा मैंने वो बताना था आपको, मैंने गिटहब की जो रेपो बनाई है वहां पर आप कोड वगैरह देख सकते हो। अ, उसका भी लिंक दे रहा हूँ चैट में ही। ठीक है, तो मैंने लिंक भेज दिया है चैट में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला हुआ है वैसे। तो यहाँ पर आप कोड्स वगैरह देख सकते हो। ये जो कोड हैं ये कल के क्लास वाले एग्जैक्ट कोड नहीं है। कल की क्लास में हमने क्या करा था, सेम कोड के अंदर चेंजेस कर करके हम लोगों ने चीजें सीखी थी, क्योंकि लाइक फास्ट वे वही है। पर अगर आप लोगों को प्रॉपर जैसे ढंग से चाहिए, जैसे अगर मैंने इनपुट यूजिंग स्कैनर, मैंने यहाँ पे सारे डेटा टाइप्स का लेके दिखा रखा है, लेकिन कैर का इनपुट हम नहीं ले सकते। हमने कल देखा था कि स्कैनर से ऐसे डायरेक्टली कैर का इनपुट नहीं ले सकते, वो वाली बात आपको नोट्स में मिल जाएगी। तो नोट्स और कोड दोनों मतलब फॉलो करते हुए चलना, वो बेटर रहेगा। ये एक बात बतानी थी। चलो, एक चीज और बतानी है बूलियन इनपुट के रिगार्डिंग। जब आप बेसिकली किसी भी बूलियन वैल्यू को इनपुट लेते हो ना, तो जावा थोड़ा सा स्मार्ट एक्ट करता है। जावा को पता चल जाता है आप क्या वैल्यू देना चाह रहे हो। क्या कह रहा हूं मैं, समझाता हूँ। तो आपको जैसे इनपुट करना है, तो इनपुट के लिए आपको स्कैनर बनाना पड़ेगा। और उसके बाद अगर मेरे को बूलियन को इनपुट लेना है तो क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट बूलियन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, आपको इनपुट लेके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं इनपुट देखो, अब ध्यान से यहाँ पे देखना, मैं बूलियन वैल्यू क्या हो सकती है, कौन सी दो वैल्यू पॉसिबल है, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिखूं, मैंने यहाँ पे टी कैपिटल लिखा है ट्रू का। ठीक है, अच्छा प्रिंट भी करवा के दिखा देता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे टी मतलब टी कैपिटल लिखा और मैं कोड को रन करता हूँ, तो आप ध्यान से देखो इसने वैल्यू अपनी वही सारे स्मॉल केस में ट्रू प्रिंट कर दी। अगर मैं मतलब कुछ बीच का लेटर कैपिटल कर दूं, ठीक है, सारे लेटर स्मॉल कर दूं, कुछ भी कर दूं, लाइक बेसिकली ये चेंजेस मैं कर सकता हूँ। जावा इतना स्मार्ट है कि वो समझ जाएगा आप ट्रू बोलना चाह रहे हो या फॉल्स बोलना चाह रहे हो। ठीक है, ये बात समझ में आई, समझ में आ गया ये। यस सर। ठीक है, पर जो सी प्लस प्लस से आ रहे हैं उनके लिए आप इनपुट में इंटीजर नहीं दे सकते। आप अगर जीरो दोगे तो ये दिखा देगा गलती, इनपुट मिसमैच आ जाएगा आपका, बिल्कुल इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आ गया कि भाई आपने मतलब इनपुट ले रखा है एक बुलियन वैल्यू और आप दे रहे हो इंटीजर वैल्यू। वैसे मतलब जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि क्या होता है, जीरो रिप्रेजेंट्स फॉल्स। ठीक है, जीरो रिप्रेजेंट्स फॉल्स एंड वन रिप्रेजेंट्स ट्रू इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन प्रोग्रामिंग टर्म्स। जीरो जो है वो फॉल्स रिप्रेजेंट करता है, वन ट्रू रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जावा में अगर आपको इनपुट देना है, आप ट्रू फॉल्स तो कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा लिख दो, जैसे FALSE, कुछ मैंने कुछ कैपिटल लिखा कुछ स्मॉल लिखा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये समझ जाएगा। लेकिन आप इनपुट अगर इंटीजर दोगे तो वो गलत कहेगा, आपको इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन दे देगा। तो ये एक और इम्पोर्टेंट बात थी जो बतानी थी। एक चीज और, ये जो एरर आ रहे हैं ये कौन दे रहा है, कंपाइलर दे रहा है। कोड चलता नहीं है, डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता। जब मैं यहाँ रन कोड पे क्लिक कर रहा हूँ तो दो चीजें होती हैं, पहला होता है कंपाइलेशन, दूसरा होता है एग्जीक्यूशन। कंपाइलेशन क्या है, मैंने आपको कल बताया था कि कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर समझ लो, एक प्रोग्राम समझ लो, जो क्या करता है पूरे के पूरे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाता है। पर उससे पहले कंपाइलर क्या करता है, एरर्स ढूंढता है कोड के अंदर। अगर आपके कोड में कुछ एरर है, जैसे कि अभी हमने देखा था कि हम इनपुट कुछ और दे रहे थे और यहाँ लिखा कुछ और हुआ था, यहाँ कोई सिंटैक्टिकल एरर कर देता हूँ, मान लो यहाँ सेमीकोलन आना होता है, मैं सेमीकोलन हटा देता हूँ, तो यहाँ पर इस लाइन में एरर दिखा देगा। क्या कह रहा है एरर,
सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, और लाइन नंबर भी बता दी इसने, लाइन नंबर 7 में इस पोजीशन पर कर्सर भी दिखा रहा है कि इस पोजीशन पर सेमीकोलन आपको डालना है। तो बहुत क्लियर जावा की एक ये खास बात है, आपके जो एरर है वो बहुत बहुत ज्यादा क्लियर लैंग्वेज में आपको बता देता है कि ये एरर है। ठीक है, तो ये सब एरर्स ढूंढने का काम कौन कर रहा है? ये सारा काम कंपाइलर का ही है। कंपाइलर आपको सारे एरर वगैरह बताता है। तो क्या होता है, कोड पहले एक बारी लाइन बाय लाइन कंपाइलर चलाता है, उसको जिस लाइन पर एरर मिल गया तो वो वहीं रुक जाएगा। पूरा कोड बेसिकली कंपाइल होता है, वो वहीं नहीं रुकता, पूरा कोड कंपाइल होता है। और लेकिन जहां पर सबसे पहला एरर मिला होता है वो वाला एरर आपको दिखाने लग जाता है। किसी किसी केस में, अब यार ये डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। हो सकता है लीड कोड पे आपको एक ही साथ 3-4 एरर दिखा रहा हो सकता है कभी सिर्फ एक ही एरर दिखाए, फिर दोबारा कंपाइल करो तो बाकी के एरर दिखाने लग जाए। वो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट चीज है। बट हाँ, पहले कंपाइलर एरर्स चेक करता है, उसके बाद फिर कोड एग्जीक्यूट होता है, यानी कोड रन होता है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया? कुछ पूछना है इसमें, यहाँ आगे बढ़ जाऊं अब? कुछ पूछना है? सर हाँ स्कैनर सर। एक्चुअली में किससे यूज होता है? स्कैनर इनपुट लेने के लिए यूज होता है यार। देखो, वही है, मैंने पहले बोला था यार, ये सब ना थोड़ा सा ऊप्स की चीजें हैं कि मतलब ये अभी समझ में नहीं आएगा। अभी के लिए आपको ये रटना ही पड़ेगा। मतलब मैं बताने को तो बता दूं कि स्कैनर का ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, उसी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि कंसोल से जो इनपुट आना होता है, कंसोल से यानी जो आप कीबोर्ड से टाइप करके इनपुट ले रहे हो, वो स्कैनर के थ्रू आप लेते हो। फिर अब इनपुट सिर्फ कीबोर्ड से तो होता नहीं है। अगर आप लाइक नॉर्मल लाइफ में देखोगे, इनपुट तो आप माउस के थ्रू भी दे सकते हो। ठीक है, और भी चीजें और भी तरीके होते हैं, अदर डिवाइसेस से भी आप इनपुट दे सकते हो। तो अलग अलग तरीके हैं इनपुट लेने के लिए। कंसोल इनपुट लेने का तरीका है स्कैनर यूज करके। पर अभी लाइक मतलब मत अपने आप को कंफ्यूज करो, अभी के लिए सिर्फ समझ लो कि स्कैनर से हम इनपुट ले पाते हैं। ठीक है, जब ओके समझोगे तो लाइक ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ओके थैंक ठीक है जी, और कुछ पूछना है किसी को? यू। नो चलो सर। स्टार्ट करते हैं। तो आज का यार मेन टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, अब कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है मैं आपको पहले बता दूं। जो भी अभी तक हम लोगों ने कोड करे पिछली क्लास में, जैसे ये भी एक कोड है, इसको ही उठा लेते हैं। इस कोड में क्या हो रहा है, दिस कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये कोड लाइन बाय लाइन चलता चला जाएगा। जैसे कि मान लो लाइक इनको मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ, ये जो सब लिखा हुआ है इन सबको इग्नोर करूँ, अगर मैं मेन बॉडी तो अंदर की यही है, तो अगर मैं इसको देख लूँ तो ये लाइन नंबर 1 है। मान लो मैं अपने हिसाब से नंबर कर रहा हूँ, ये लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 3 है। तो अभी हाल फिलहाल कोड कैसे चल रहा होगा भाई, पहले लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट हो जाएगी, लाइन बाय लाइन कोड चलता जाएगा। बट अगर मेरे को चाहिए कि यार कोड का ना कोई सर्टेन पार्ट, कोई सर्टेन कंडीशन मीट होने पर ही चले, उसके लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट हम कब यूज करते हैं, व्हेन वी वांट द कोड, और मतलब बेसिकली पार्ट ऑफ इट, पूरा का पूरा कोड नहीं, कोड का कुछ पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, व्हेन वी वांट द कोड टू एग्जीक्यूट इन अ सर्टेन कंडीशन, इन अ सर्टेन कंडीशन। अब आप सोचोगे एग्जाम्पल, तो एक गेम खेलते हैं, एग्जाम्पल छोड़ो, हम गेम खेलते हैं, इसका नाम है गैस गेम। ठीक है, तो करना क्या है यार, बेसिकली ना, ये आप लोगों ने लाइक कभी खेला हो अगर, कि अपने दोस्तों वोस्तों के साथ बचपन में, कि भाई मैं ना एक नंबर गैस कर रहा हूँ, तू मेरे को नंबर बताइयो कौन सा नंबर मैंने गैस करा है। ठीक है, सिंपल गेम। तो यही गेम हम लोग प्रोग्रामिंग में खेलने वाले हैं। मैंने एक नंबर गैस करा है और मैं आपको बता रहा हूँ अभी के लिए वो नंबर है 10, लेट से। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ पर आपको इनपुट लेना आता है, इनपुट लेना हमने स्कैनर से सीख लिया। तो मैं कह रहा हूँ आप यहाँ पर एक नंबर इनपुट करोगे, वो क्या है, वो आप गेस कर रहे हो कि मेरा सोचा हुआ नंबर क्या है। अगर वो 10 के बराबर होता है तो आप जीत गए, वरना आप हार गए। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? पहले ये बता दो। यस सर। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा सा चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे अगर मैंने 10 लिखा और मैं कोड रन करूँ, तो लिखा हुआ आना चाहिए यू हैव वन द गेम, क्योंकि मैंने 10 ही सोच रखा था, आपने 10 गेस कर लिया। अगर मैंने यहाँ 20 लिखा
तो आना चाहिए यू हैव लॉस्ट द गेम, क्योंकि मैंने तो 10 गेस कर रखा था और आपने 20 बोला। ठीक है, तो अब क्या है ये कोड कुछ कि यू हैव वन द गेम या यू हैव लॉस्ट द गेम एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही चलेगा, है ना। इसके लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो कैसे कर रहे हैं, लेट से मैं वेरिएबल का नाम रख रहा हूं गेस नंबर। मैंने बोला था कैमल केसिंग यूज करते हैं जावा में, तो ये कैमल केसिंग यूज कर रखी है मैंने। ठीक है, तो स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट करके हम लोग इनपुट लेते हैं इंटीजर का। ठीक है जी, तो हमने नंबर इनपुट उठा लिया। अब अगर गेस नंबर, यहां से कंडीशन स्टेटमेंट स्टार्ट है, ध्यान से देखना, जो मैं बोल रहा हूं ना एक्चुअली मैं वही लिख रहा हूं। इसलिए मैंने आपको कहा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर वेरी क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर गेस नंबर 10 हुआ, क्या मैं वही नहीं लिख रहा, इफ गेस नंबर इज 10, इज 10 को अब मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना, 2 बार इक्वल्स टू और फिर लिख दूंगा 10। ये जो 2 बार इक्वल्स टू होता है ये एक तरीके का कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। तो मैंने यार यहाँ पर लिख रखा था आज हम लोग इफ एल्स के अंदर ही कंपैरिजन ऑपरेटर्स को भी कवर अप करेंगे। तो अभी से ये चीज तो स्टार्ट हो गई है, अभी ऑपरेटर ये वाला ढंग से डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल मैं क्या कह रहा हूँ, इफ गेस नंबर इक्वल टू 10, ये स्टेटमेंट क्या कहती है, ये स्टेटमेंट कह रही है कि अगर भाई आपने जो नंबर गेस करा वो 10 ही था, तो इसका मतलब मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ यार आप गेम जीत गए, यू हैव वन द गेम। लेट से मैं ये प्रिंट करवा रहा हूँ। और अगर कुछ भी और गेस करा, अगर कुछ भी और गेस करते हो, अगर मैं इसको वैसे सिंपल टर्म्स में बोलना चाहूँ, अगर तुमने 10 गेस करा तो तुम जीत गए वरना हार गए। तो वरना जो है कि तुम वरना हार गए वो एल्स है कि इफ यू गेस 10 यू विन एल्स यू लूज। तो उसको हम जैसा बोल रहे हैं हम वैसा ही लिख रहे हैं, यू हैव लॉस्ट द गेम। ठीक है जी, अभी सिंटैक्स वगैरह ये सब चीजें जो हैं ढंग से समझाऊंगा, बट पहले लॉजिक समझ लो यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब इनपुट दिया मैंने 10, 10 दिया तो क्या हुआ, यू हैव वन द गेम प्रिंट हुआ, सिर्फ यू हैव लॉस्ट द गेम प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 101 इनपुट दे दूं तो नंबर तो यार 10 था, गेस तो मैंने 10 का रखा था, तो यहां पर आ गया यू हैव लॉस्ट द गेम, यू हैव वन द गेम प्रिंट नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख दूं, लेट से यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिख दूं, स्टार्ट लेट से लिख दिया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंड। ठीक है, तो क्या इन पर कोई फर्क पड़ेगा, क्या स्टार्ट और एंड हमेशा ही प्रिंट होने वाले हैं चाहे आप गेम जीतो या हारो, बताना। Yes, sir. हाँ जी, तो स्टार्ट एंड एंड को हमने किसी इफ या किसी एल्स के अंदर नहीं लिखा है, वो तो हमेशा ही प्रिंट होना ही है। तो जैसे यहाँ पर स्टार्ट प्रिंट हुआ, एंड प्रिंट हुआ और यहाँ पर आ गया यू हैव लॉस्ट द गेम। सिमिलरली अगर आप जीते भी होते, अगर आपने 10 भी गेस करा होता तो स्टार्ट और एंड तो प्रिंट होना ही था, बीच में आ गया यू हैव वन द गेम। तो अब हम एक बार ये समझते हैं कि ये है क्या, इफ एल्स क्या है। ओके, तो ये कोड है और 10 इनपुट के लिए आपका ये आंसर आया। ठीक है, अब देखते हैं ये डबल इक्वल टू क्या कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं, यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है गेस नंबर डबल इक्वल टू 10। ठीक है जी, तो यार ये जो डबल इक्वल टू है ये एक तरीके का कंपैरिजन ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यार एलएचएस अगर आरएचएस के इक्वल है, ये ना पूरी एक स्टेटमेंट है। ठीक है, ये जो पूरा चीज लिखी हुई है ना, ये पूरी चीज दिस इज अ स्टेटमेंट, और इस ये एक बूलियन स्टेटमेंट है। ये क्या है, ये एक बूलियन स्टेटमेंट है, मतलब इस स्टेटमेंट की दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है जी, ये क्या करती है, ये स्टेटमेंट कैसे चलेगी, ये आपका एलएचएस है और ये आपका आरएचएस है। अगर आरएचएस और एलएचएस बराबर होते हैं तो इस स्टेटमेंट की वैल्यू होगी ट्रू। तो अगर आरएचएस मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होता है, then value of this statement is true, value of this statement is true, else it is false, else it is false।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से समझते हैं। गेस नंबर में मैंने इनपुट दिया 10, तो मैंने आपको बताया था यार वेरिएबल के नाम की जगह हर बारी क्या आ जाता है, उसकी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 10। क्या 10 और 10 इक्वल है? हाँ इक्वल है। तो इस वाली स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू हो गई। और जब यहाँ पर लिखी हुई स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू होती है तो इफ चलता है। ठीक है, तो इफ और एल्स ये क्या है बेसिकली, इफ और यहाँ पर लिखी होगी कोई कंडीशन, यहाँ पे ये ब्रैकेट्स लगाने हैं आपको, और ब्रैकेट्स के अंदर आपको कोड लिखना है अपना। फिर एल्स ये वाले ब्रैकेट्स लगाने हैं और यहाँ पर आपको अपना कुछ कोड लिखना है। अगर यार ये वाली कंडीशन ट्रू है तो दिस कोड विल एग्जीक्यूट। इफ कंडीशन इज ट्रू देन दिस एग्जीक्यूट्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो यार इफ के अंडर लिखा हुआ जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ट्रू नहीं है तो एल्स के अंदर लिखा हुआ कंडीशन वाला एल्स के अंदर लिखा हुआ कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, इफ कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स देन दिस एग्जीक्यूट। ठीक है, ये समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है? यहां तक पूछना है कुछ? नो सर। ठीक है, तो ये बेसिक हमने एक गेस गेम करी जिसमें हमने इफ और एल्स देख लिया। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा आपके लिए गेम इजी बनाता हूँ। कैसे इजी बनाता हूँ, अभी मैंने एक ही नंबर बोला था कि यार 10, अगर आपने 10 गेस कर दिया तो आप जीत गए, वरना आप हार गए। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि यार मैं ना आपके लिए गेम ऐसे इजी बनाता हूँ कि आप 10 से लेके 20 के बीच में कोई भी नंबर अगर आप उठा लेते हो तो आप जीत गए, वरना आप हार गए। ठीक है, 10 से लेकर 20 के बीच में अगर आप कोई भी नंबर उठा लेते हो तो आप जीत गए, वरना आप हार गए। तो अब आप ये कैसे करोगे इसमें? क्या मैंने आपको जो चाहिए वो सिखाया है? पहले तो यही बता दो, अगर कुछ आइडिया लग पा रहा है, जितना अभी आज पढ़ा है जितना कल पढ़ा है, क्या उससे ये कोड लिखा जा सकता है? जो इनपुट Yes. है वो ये टेस्ट करना है बस कि वो 10 से लेके 20 के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा। Yes. लिखा है। कैसे लिखोगे? ग्रेटर देन 10 और लेस देन इक्वल टू 20। हाँ, तो अभी हमने कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं पढ़े ना, अभी तो हम पढ़ रहे हैं। तो अभी जो सिखाया है उसके बेसिस पे नहीं कर सकते, अब सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपका गेस नंबर एक वैल्यू है, ये अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, ठीक है, मतलब अगर ये वैल्यू 10 से इक्वल या उसके बराबर है, ये एक और कंपैरिजन ऑपरेटर आ गया। अभी तक आपने एक ही कंपैरिजन ऑपरेटर देखा, आज की क्लास में देखा, वो था ये डबल इक्वल टू। इसको इक्वल ऑपरेटर ही बोलते हैं, इसका कुछ ऐसा नाम नहीं है, इक्वल ऑपरेटर ही बोलते हैं इसको। पर हाँ, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये इक्वल नहीं करता दो चीजों को। वो हमने कल देख लिया था असाइनमेंट ऑपरेटर, जो सिंगल इक्वल टू था। ये सिर्फ चेक करता है कि दो वैल्यूज इक्वल है या नहीं है। ठीक है, अब जो अगली चीज है वो आ रही है ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो अगर गेस नंबर 10 से बराबर या उससे बड़ा है तो आप बेसिकली जीत गए। पर एक और चीज भी तो होनी चाहिए, वो छोटा भी होना चाहिए किससे? 20 से। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे? उसके लिए मैं लिखूंगा एंड गेस नंबर लेस देन इक्वल टू 20। तो मैंने यहाँ पर 3 ऑपरेटर बता दिए हैं एक ही लाइन में, मैं उसको जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले हम कोड देखते हैं कि काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर आप 10 गैस करते हो, एक मिनट, तो अगर आप 10 गैस करते हो तो आप जीत रहे हो। अगर आप 14 गैस करते हो विच इज अ नंबर बिटवीन 10 एंड 20, तो आप फिर से जीत रहे हो। और अगर आप 20 गेस करते हो एग्जैक्टली तो भी आप जीत रहे हो। अब अगर आप उससे ऊपर का कोई नंबर गेस करते हो तो आप हार रहे हो, और अगर आप उससे नीचे का कोई नंबर गेस करते हो तो भी आप हार रहे हो। तो कोड तो बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको 3 ऑपरेटर इकट्ठे बता दिए, वो हम देख लेते हैं क्या है।
तो इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं? इस ऑपरेटर को कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, जो यार मैथ्स में होता है बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये तो समझ में आ ही रहा होगा, ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। ये क्या करेगा? ये बस चेक करेगा कि गैस नंबर की जगह उसकी वैल्यू डाल के देख लेगा कि क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। अगर है तो इस वाली पूरी स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली गैस नंबर लेस देन इक्वल टू 20, ये ऑपरेटर कौन सा है? ये है लेस देन और इक्वल टू। तो ये वाला ऑपरेटर क्या करता है? ये वाला ऑपरेटर चेक करेगा कि गैस नंबर की जगह क्या करेगा, उसकी वैल्यू डाल देगा कि क्या वो लेस देन इक्वल टू 20 है या नहीं है। अगर है तो ये वाली पूरी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, वरना फॉल्स हो जाएगी। तो ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ हम लिख रहे हैं ना, ये स्टेटमेंट्स है, और ये वाली स्टेटमेंट्स बूलियन स्टेटमेंट्स है। इनकी या तो वैल्यू ट्रू होती है या वैल्यू फॉल्स होती है। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको यार हम कहते हैं लॉजिकल एंड। ठीक है, इसको हम कहते हैं लॉजिकल एंड। तो देखो, जो ये ऑपरेटर था ये भी कंपैरिजन ऑपरेटर था, ये दोनों भी कंपैरिजन ऑपरेटर थे, ये लॉजिकल ऑपरेटर है। तो सारे ऑपरेटर मैंने बोला था साथ साथ हम पढ़ते रहेंगे तो वही हो रहा है। ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल एंड क्या करता है वो समझते हैं हम। आप लोगों ने क्या ट्रुथ टेबल वगैरह पढ़े हुए हैं? 11th-12th में पढ़ रखे होंगे, कॉलेज में तो नहीं पढ़े। अगर पढ़े या नहीं पढ़े जो भी है, 11th-12th में पढ़ रखे हैं ट्रुथ टेबल? यस यस सर, पढ़े हैं। ठीक है, तो एंड आपको पता होगा क्या करता है? अगर अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो ही ट्रू है। हाँ, बोथ द that's it. वैल्यूज आर ट्रू देन ट्रू। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यार यहाँ पर कंडीशन 1 लिखी हुई है और बीच में एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है, जो कि प्रोग्रामिंग में जावा में हम ऐसे लिखते हैं, 2 बारी एंड लिख के हम इसको लॉजिकल एंड कहते हैं। ठीक है, और ये है कंडीशन 2। ठीक है, तो अगर यार इस कंडीशन 1 की वैल्यू ट्रू है और इस कंडीशन 2 की वैल्यू भी ट्रू है, दोनों की वैल्यू ट्रू है, देन एंड इज ट्रू, देन एंड वैल्यू विल बी ट्रू। और एंड वैल्यू से क्या मतलब है मेरा? एंड वैल्यू से मेरा मतलब है ये पूरी एक्सप्रेशन, इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू तब ट्रू होगी जब कंडीशन 1 भी ट्रू हो, कंडीशन 2 भी ट्रू हो, वरना इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, एल्स वैल्यू इज फॉल्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने यहाँ लिखा है गेस नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड लेस देन इक्वल टू 20, तो आप देखो ना, इसका मतलब ये है, मैं यहाँ पर एक वैल्यू डालता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 डाल दूं, तो क्या 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है? बिल्कुल है। पर क्या वो लेस देन इक्वल टू 20 है? नहीं, 20 से तो बड़ी वैल्यू है। तो इसका मतलब यार ये वाली कंडीशन यहाँ पर ट्रू है पर ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है। तो आप यहाँ पर देखो यू हैव लॉस्ट द गेम ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन तो ट्रू थी पर ये कंडीशन फॉल्स थी। तो जब दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स ही आता है लॉजिकल एंड का। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कुछ पूछना है किसी को? पूछना है? यस सर। ठीक है, अब लॉजिकल और हमारा अगला ऑपरेटर आ रहा है। तो लॉजिकल और क्या होता है? लॉजिकल और में अब मैं गेम में क्या कर रहा हूँ, इस गेम में मैं कह रहा हूँ यार अब ना बड़ी सिंपल चीज है। पहले मैंने आपको एक रेंज ऑफ वैल्यू बोल दिया था कि 10 से लेके 20 के बीच में कुछ भी गेस कर लो। अब मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं करते, 2 ही वैल्यू है, या तो 10 गेस करो या 20 गेस करो, या तो 10 गेस कर लो या 20 गेस कर लो। अगर आपने 10 गेस करा तब भी आप जीत गए, अगर आपने 20 गेस करा तब भी आप जीत गए, इसके अलावा कोई भी और वैल्यू गेस करी तो आप हार गए। ठीक है, तो अब उसके लिए हम यूज करेंगे क्या? उसके लिए हम यूज करेंगे लॉजिकल और। तो अगर गेस नंबर है 10, ठीक है, या फिर दिस इज लॉजिकल और, ठीक है, दिस इज लॉजिकल और गेस नंबर जो है, गैस नंबर जो है वो है 20। तो अगर गैस नंबर 10 है या 20 है तो आप जीत जाओगे वरना आप हार जाओगे। हाल फिलहाल 25 लिखा हुआ है, रन करके देखता हूँ कोड। यू हैव लॉस्ट द गेम आ रहा है क्योंकि आपने ना तो 10 गेस करा ना 20 गेस करा। अच्छा मान लो 20 गेस कर लेता मैं तो क्या होता? यू हैव वन द गेम। अगर मैं 10 गेस कर लेता तो क्या होता?
तब भी आता यू हैव वन द गेम। ठीक है, तो ये सेम है, वही जो आप लोगों ने ट्रुथ टेबल पढ़ रखे हैं ना, ये वही एज इट इज सेम चीज है। जो और का ट्रुथ टेबल होता था ये वही है। दिस इज लॉजिकल और। ठीक है, तो ये क्या है यार, ये बेसिकली कह रहा है कि लॉजिकल और में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास में होगी कंडीशन 1 और कंडीशन 2। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, इफ एनी वन इज ट्रू, इफ एनी वन इज ट्रू, आंसर इज ट्रू। ठीक है, तो इसका मतलब कोई एक भी अगर ट्रू है, इफ एनी वन और बोथ, मतलब दोनों भी ट्रू हो सकती है। इफ मिनिमम वन, इसको इफ एनी वन लिखने की बजाय द बेटर वे इज टू राइट इफ मिनिमम वन। ठीक है, मतलब अगर मिनिमम एक कंडीशन भी ट्रू है तो आंसर आपका ट्रू ही होने वाला है। अगर दोनों ट्रू है बहुत बढ़िया, अगर एक ट्रू है कोई भी दोनों में से तब भी आपका आंसर ट्रू ही होने वाला है। ठीक है, तो अब आपको इफ और एल्स समझ में आए हैं कि कैसे चल रहे हैं। इफ का बेसिक लॉजिक क्या है कि जो कंडीशन मैंने इस वाले ब्रैकेट के अंदर लिख रखी है, अगर वो ट्रू होता है तो इफ का कोड चलता है, अगर वो फॉल्स होता है तो एल्स का कोड चलता है। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, और हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर में से दो लॉजिकल ऑपरेटर कवर कर लिए हैं, लॉजिकल एंड भी, लॉजिकल और भी। कंपैरिजन ऑपरेटर में से अब मैं आपको थोड़ा होमवर्क भी दे रहा हूं, हमने कवर अप कर लिया है ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो आप ऐसा सा ही कोड ट्राई कर लेना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ होमवर्क इज, ये होता है ग्रेटर देन ऑपरेटर। ठीक है, सिंपल है यार, सिर्फ इक्वल टू हटा दिया तो ग्रेटर देन हो गया। ये होता है लेस देन ऑपरेटर, ये होता है लेस देन ऑपरेटर। ये दोनों ट्राई कर लेना। एक ऑपरेटर मैं अभी और करवा रहा हूँ, इनफैक्ट दो ऑपरेटर करवा रहा हूँ, एक कंपैरिजन में करवाऊंगा, एक लॉजिकल में करवाऊंगा। तो अब हम एक बार ही देख लेते हैं लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट, नॉट का ट्रुथ टेबल क्या होता था, नॉट का क्या ट्रुथ टेबल होता था, कोई बताएगा? काम क्या है नॉट का सर बेसिकली? ट्रू की वैल्यू फॉल्स दिखाता है, फॉल्स की वैल्यू ट्रू। हाँ, तो बेसिकली जो भी कंडीशन मैंने लिखी है अगर आपको उसको उल्टा करना है तो आप नॉट का यूज करते हो। ठीक है, तो अगर यार मैं यही गेम में ना मान लो उल्टा करना चाह रहा हूँ आपके साथ, अभी तक गेम क्या है, अगर आप 10 बोलते हो आप जीत गए, आप 20 बोलते हो आप जीत गए, पर अगर इसके अलावा कुछ भी वैल्यू आप बोलते हो तो आप हार गए। मैं कह रहा हूँ इस कंडीशन को एग्जैक्टली उल्टा कर देते हैं, मतलब अगर आप कुछ भी और वैल्यू बोलते हो 10 और 20 के अलावा तो आप जीत गए, पर अगर आपने 10 बोल दिया या 20 बोल दिया तो आप हार गए। तो इसको उल्टा करने के लिए क्या करता हूँ, इस पूरी चीज को मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इस पूरी चीज को एक ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ। ठीक है, और उस ब्रैकेट के बाद मैं ये वाला सिंबल लगा रहा हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क जिसको कहते हैं, ये नॉट का सिंबल है। तो अब क्या होगा एक बार ही देखते हैं। मैंने 10 लिखा, मैं कोड करता हूँ रन, कि आ रहा है यू हैव लॉस्ट द गेम। ठीक है जी, 20 लिखते हैं एक बारी, फिर देखते हैं, फिर से आ रहा है यार यू हैव लॉस्ट द गेम 201, ये वैल्यू देखें, यू हैव वन द गेम। अच्छा, नेगेटिव वैल्यू डाल के देखें, यू हैव वन द गेम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने कंडीशन लिखी थी अगर आपको उसको उल्टा करना है, उसको उल्टा करना है, जो पहले ट्रू दे रहा था उसको फॉल्स करना है, जहां पर पहले फॉल्स दे रहा था वहां पर अब ट्रू करना है, तो आप उसके लिए यूज करते हो लॉजिकल नॉट का। तो ये जो सिंबल है दिस इज लॉजिकल नॉट। ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर आप कंडीशन के आगे आप ये लगा देते हो लॉजिकल नॉट लगा देते हो तो इट नेगेट्स द कंडीशन, इट नेगेट्स द कंडीशन। इसका मतलब ये उसको उल्टा कर देता है। ठीक है, इसका मतलब ये ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा। आपको ये वाली चीज समझ में आई, ये कैसे चल रही है, क्या हुआ है यहाँ पे, या एक बार ही समझा दूं ढंग से ये वाला? समझ में आया? सर सर एक बार और बताओ। एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, चलो ध्यान से देखते हैं।
यहाँ पर मैंने पहले क्या लिखा हुआ था, गेस नंबर इक्वल टू 10, ठीक है। और लिखा हुआ था, और लिखा हुआ था ना यहाँ पे, हाँ, तो और गेस नंबर इक्वल टू 20, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना लिखा हुआ है, इफ के अंदर अगर ये लिखा हुआ है तो क्या हो रहा था, आपको ये समझ में आया था? अगर सिर्फ इफ के अंदर ये लिखा हुआ है तो क्या हो रहा था, बता दो। सर इसमें गैस नंबर पहले चेक होगा क्या वो 10 के इक्वल है, अगर ट्रू आएगा तो यहीं से हम अंदर आ जाएंगे बॉडी के। हाँ अगर फॉल्स भी आता है तो हम दोबारा चेक करेंगे क्या वो 20 के इक्वल है। हाँ जी, वो 20 के अगर इक्वल ट्रू आता है तो बॉडी में चले जाएंगे, इन केस फॉल्स, बोथ फॉल्स, देन इज फॉल्स। बिल्कुल ठीक है। तो पहले भाई और लगा हुआ है, और के बारे में मैंने क्या बताया कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो उतना सेटिस्फेक्शन हो जाती है और को कि भाई ठीक बात है। तो पहले कंडीशन क्या चेक होगी कि जो आपने नंबर इनपुट करा क्या वो 10 है। अगर वो 10 है तो आगे कुछ चेक ही नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं चेक होने वाला, ठीक है जी। अगर ये ट्रू है तो ये सब कुछ चेक नहीं होने वाला वो, क्योंकि उसको मिनिमम एक ट्रू वैल्यू पे भी वो ट्रू हो जाता है, तो वो इफ की बॉडी के अंदर चला जाता, ठीक है जी। फिर क्या, मान लो वैल्यू 10 नहीं थी तो वो चेक करता अच्छा क्या वैल्यू 20 है, अगर यहां से भी ट्रू मिलता तो वो फिर से इफ के अंदर चला जाता, इफ की बॉडी के अंदर चला जाता। पर अगर उसको ना यहाँ से ट्रू मिलता ना यहाँ से ट्रू मिलता तो वो क्या करता, तो वो कहता कि भाई मेरे को दोनों ही जगह से क्योंकि ट्रू नहीं मिला तो मैं एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट करूं। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने इस पूरे के आगे एक नेगेशन लगा दिया है। नेगेशन लगाने का मतलब क्या है, नेगेशन लगाने का मतलब ध्यान से समझो ये है, इसका मतलब था कि अगर यार ये 10 होता तो भी मैं इसके अंदर जाता, या फिर 20 होता तो भी मैं इसके अंदर चला जाता। अगर नंबर 10 होता तो भी अंदर जाता, 20 होता ना भी तब भी अंदर जाता। इसका उल्टा, एग्जैक्टली उल्टा क्या है कि अगर 10 है तो भी अंदर मत जाओ, अगर 20 है तो भी अंदर मत जाओ, इफ की कंडीशन के अंदर मत जाओ। समझ में आया? नेगेशन कर दिया मतलब एग्जैक्टली उल्टा कर दिया। पहले लिखा हुआ था 10 या 20 है तो अंदर चले जाओ, इस बार बस एग्जैक्टली उल्टा कर दो, 10 या 20 है तो अंदर मत जाओ, ठीक है। आया समझ ओके जो पूछ रहे थे? यस सर। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, एग्जैक्टली उल्टा। तो अभी आपको हो सकता है इसका सिग्निफिकेंस समझना है कि यार कंडीशन उल्टी करने की जरूरत क्या है। जब कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, कि क्यों उल्टा करना है क्या करना है, तब हम बेटर समझ पाएंगे इस चीज को। ओके जी, तो अब हमने ये सारे ऑपरेटर की भी बात कर ली है। यहाँ पर आ गया कौन सा, लॉजिकल नॉट भी डिस्कस हो गया है। कंपैरिजन ऑपरेटर में एक रह गया है, वो डिस्कस कर लेता हूँ। कंपैरिजन ऑपरेटर में नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अब भाई नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या है? नॉट इक्वल टू ऑपरेटर बहुत सिंपल, जैसे जो उसका नाम है वही ऑपरेटर है, कि आपको नॉट इक्वल टू चेक करना है। तो मान लो मैं गैस गेम में आप क्या कह रहा हूँ, अगर वैल्यू 10 है, अगर मतलब वैल्यू आप 10 बोलते हो तो आप हार गए, उसके अलावा कोई भी वैल्यू आपने बोली तो जीत गए। अगर आपने वैल्यू बोली 10 तो आप हार गए, और उसके अलावा कोई भी वैल्यू बोली तो आप जीत गए। तो एक तरीका इसको करने का क्या है, कोई अभी जितना पढ़ रखा है सिर्फ उससे बताना, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर से मत बताना। एक तरीका क्या है ये करने का, बताना। क्वेश्चन रिपीट करना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि अब गेम में ये है कि भाई अगर आपने 10 गेस करा तो आप हार गए, उसके अलावा आपने कुछ भी गेस करा तो आप जीत गए। सर एक ही कंडीशन है, तो इफ जो भी गैस नंबर इज नॉट इक्वल्स टू 10। हाँ मैं कह रहा हूँ नॉट इक्वल्स टू के बिना कैसे करोगे, अभी नॉट इक्वल्स टू पढ़ा नहीं, नॉट इक्वल्स टू के बिना कैसे करोगे? सो कंडीशन लगा दो, इफ जो भी गैस नंबर है इज लेस देन 10 और ग्रेटर देन 10। या तो 10 बिल्कुल से ठीक है, छोटा हो गया, 10 से बड़ा होगा तो हम जीत रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक तो तरीका ये है, और एक बड़ा सिंपल सा तरीका नहीं है क्या, कि अगर गैस सर नंबर 10 है, लॉजिकल नॉट लगाकर गैस नंबर इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं इफ स्टेटमेंट में। ठीक है, ये भी ठीक है। और एक तो बड़ा सिंपल सा तरीका नहीं है कि मतलब कंडीशन ही उल्टी कर दो। भाई अगर 10 है तो यहाँ पर आप लिख दो यू हैव लॉस्ट द गेम, वरना आप कर दो यू हैव वन द गेम। ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये उल्टी कर दो, ठीक है। तो कई सारे तरीके हैं, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ एक ही चीज को करने के
कई सारे तरीके हैं, जिसका दिमाग जैसा चले। इससे पहले किसी ने बोला कि ग्रेटर देन 10 और लेस देन 10 चेक कर लो भाई, अगर नंबर 10 से बड़ा है या 10 से छोटा है तो आप जीत गए, 10 एग्जैक्टली है तो आप हार गए। फिर दोबारा आप किसी ने बोला कि कंडीशन को नेगेट कर दो, वो भी बिल्कुल ठीक है। एक तरीका ये है कि भैया ये स्टेटमेंट ही बदल दो, जो ये वाली यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है इसको आप यहाँ पे कर दो, इस वाली स्टेटमेंट को आप यहाँ पे कर दो, तो सेम प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब जो हमको करना है वो है नॉट इक्वल टू। तो सिंपल है यार, अगर गेस नंबर नॉट इक्वल टू 10 है, ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, ये कब ट्रू देता है? ये तब ट्रू देता है जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ना हो। व्हेन LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तब इस वाले कंडीशन, तब इस पूरी स्टेटमेंट की वैल्यू आती है ट्रू। ठीक है जी, तो व्हेन LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तब इसकी वैल्यू आ जाएगी ट्रू। सिंपल। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, अगर नंबर आपका 10 के बराबर नहीं है तो आप जीत गए, वरना आप हार गए। तो ये वाला नंबर 10 के बराबर नहीं है, मैंने रन करा, आप जीत गए। और अगर मैं यहाँ पर 10 लिख दूं तो यहाँ पर आप हार गए। सिंपल। तो एक तरीका ये भी हो गया, और ये आपका एक और ऑपरेटर कवर अप हो गया, नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू में क्या है कि LHS इज नॉट, ओके राइटिंग बड़ी गंदी आ रही है, एक मिनट, इक्वल टू RHS, LHS is not equal to RHS, then statement value is true, else false। तो इस बारी क्या है कि अगर LHS RHS बराबर नहीं है तो इस बूलियन स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू होगी, वरना इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कोई डाउट है किसी को तो बता दो, कुछ रिपीट वॉइस करना या है? किसी चीज का इशू हो तो बता देना। क्या चीज? ओके अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम लोगों ने ना ऑपरेटर काफी हद तक कवर अप कर लिए हैं अब सारे, तो कंपैरिजन ऑपरेटर में ये यार कर लेना। ठीक है, मतलब मैंने ये वाला नहीं करवाया आपको, ये एक बार होमवर्क में ट्राई कर लेना। बस यही दो बचे हैं, तो यार ये तो करा ही दिया था, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, तो बस इक्वल टू हटाना है, करके देख लेना ये वाली चीज। और उसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर तीन होते हैं, तीनों कवर अप करवा दिए, लॉजिकल, नॉट, एंड और। ठीक है, इफ एल्स अभी तक हमने देखा था, अब हम देख रहे हैं इफ एल्स लैडर। इफ, फिर आ जाता है आपका एल्स इफ, फिर आ जाता है आपका एल्स लैडर। ये क्या होता है? ठीक है, तो अभी मैंने आपको ना एक गैस गेम में ही एक चीज करवाई थी कि यार दो नंबर हमारे पास में है, या तो आप 10 गेस कर लो या 20 गेस कर लो, तो आपका आंसर करेक्ट है। तो उसको करने का एक तरीका हमने क्या देखा था, बताओ क्या देखा था तरीका? या तो 20 गेस कर लो या 10 गेस कर लो। क्या तरीका देखा था? सर वो जो और लगाया था। हाँ, और ऑपरेटर से। अब मैं एक और तरीका दिखाता हूं। तो अभी यहाँ पर देखो, ये लिखा हुआ है अगर गैस नंबर 10 है तो आप जीत गए। ध्यान से देखना, अब मैं लिख रहा हूं या फिर, जो हिंदी में हम कह रहे हैं या फिर, इंग्लिश में वो होता है एल्स इफ। तो इफ गैस नंबर इज 10, अगर गैस नंबर 10 है तो जीत गए, या फिर गैस नंबर 20 है, एल्स इफ गैस नंबर इज 20, तो भी आप जीत गए। तो यहां पर भी लिख देता हूं, यू हैव वन द गेम। और वरना इसके अलावा अगर कुछ भी आप गेस करते हो तो आप हार गए, यू हैव लॉस्ट द गेम। इसके अलावा अगर आपने कुछ भी गेस करा तो आप हार गए। ठीक है, तो यहाँ पर 10 है, मैं कोड को रन करता हूँ, सही चल गया। ठीक है जी, अब मैं 20 को रन करता हूँ, तब भी चल गया। अगर मैं 201 डाल दूं लेट से, सही चल गया, आप हार गए इस बारी। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है ये समझते हैं अब।
तो यार देखो ये ऐसे चल रहा है, जो जिस सीक्वेंस में लिखा होता है ना कोड एक्चुअली में उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट भी होता है। तो क्या होगा, सबसे पहले ये चेक होगा क्या नंबर 10 था, अच्छा नंबर 10 नहीं था, 10 नहीं था तो फिर ये चेक होगा, एल्स इफ चेक होगा, क्या नंबर 20 था, अच्छा मान लो नंबर 20 था, नंबर 20 था तो इसके आगे यार ये कुछ चेक नहीं होगा ना एग्जीक्यूट होगा। यहीं से भैया आपकी जो भी स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे लिखी हुई है यू हैव वन द गेम, तो यू हैव वन द गेम प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली मान लो फर्स्ट स्टेटमेंट पे ही आपका ट्रू आ गया होता तो आप उसको प्रिंट करते और आप ये दोनों कंडीशंस को चेक नहीं करते। तो एफ मतलब इफ एल्स या फिर इफ एल्स इफ एल्स में यही होता है कि जहां पर कंडीशन ट्रू आ गई वो वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसका अगला पिछला कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है जी, तो क्या है, इफ यहाँ पर लिखी हुई है कंडीशन 1 और कुछ कुछ कोड लिखा हुआ है, एल्स इफ कंडीशन 2 और यहाँ पर कुछ कुछ कोड लिखा हुआ है, और मल्टीपल एल्स इफ भी आ सकते हैं, इसके बाद एक और एल्स इफ लगा दो, जितने चाहो उतने लगाओ। तो एल्स इफ एक और लगा दिया यहाँ पे, मान लो कंडीशन 3 करते करते लास्ट में आप एल्स पे पहुंचते हो। तो अगर n कंडीशंस आपने लगाई थी और कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो आपका एल्स एग्जीक्यूट होगा। मान लो ये कंडीशन आपकी आ गई ट्रू, इफ दिस इज ट्रू देन ओनली दिस विल एग्जीक्यूट। ठीक है, ओनली दिस विल एग्जीक्यूट, इसके ऊपर का भी एग्जीक्यूट नहीं होगा कोड और इसके नीचे का भी एग्जीक्यूट नहीं होगा कोड। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो मान लो अगर मैं कहता 30 भी आप गैस कर सकते हो तो आप क्या करते, एक और एल्स इफ लगा देते, एल्स इफ गेस नंबर इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो आप कहते एल्स इफ गेस नंबर इज इक्वल टू 30, तो भी आप कह देते दैट यू हैव वन द गेम। तो जितने एल्स इफ आपको लगाने हैं आप उतने एल्स इफ लगा सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर 30 डाल के देख लेते हैं इस बारी। ठीक है, तो ये भी एग्जीक्यूट हो गया। तो जितने एलसिफ लगाना चाहो उतने एलसिफ आप यहाँ पर लगा सकते हो, ये भी हमने देख लिया। तो ये कंडीशन है मल्टीपल एलसिफ। ओके, तो अब इसके बाद वैसे तो स्विच केस आता है, बट मैं स्विच केस सोच रहा हूँ थोड़ा सा ना बाद में करा दूंगा बिकॉज। सर हाँ जी, जैसे सर if लगाया है then else if it is compulsory for the else लगाना नहीं जरूरी है, it's not नहीं, compulsory right? हाँ एल्स लगाना जरूरी नहीं है। Okay sir. अच्छा, एक अब ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अगर ये पूछा तो एक और चीज बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर ना नाम दिया इफ एल्स लैडर। ये जो लैडर वर्ड लिखा है ना ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसे ही नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये बताता हूँ। एक ना एक टर्म होती है फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल टर्म का मतलब होता है कि प्रोग्राम का फ्लो कैसा चल रहा है, कंट्रोल फ्लो कैसा चल रहा है, यानी कि किस फ्लो में प्रोग्राम आपका चलता है। तो अगर आपने कुछ ऐसा लिखा है इफ और यहाँ पर कुछ कंडीशन लिखी, ठीक है जी, और बस ये लिखकर छोड़ दिया, आप एल्स ना लिखो, जरूरी नहीं है। अगर आपने इफ लिखा है उसके बाद एल्स लिखना, एल्स इफ लिखना, कुछ भी लिखना जरूरी नहीं है। आपने ये लिख दिया तो क्या है भाई, सिंपल बात, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला कोड चलेगा, नहीं होती तो ये वाला कोड नहीं चलेगा। पर इसके ऊपर जो लिखा है, जो इसके नीचे लिखा है, क्या उस पर कुछ इफेक्ट पड़ता है? नहीं, उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब मान लो ऐसे लिखा है इफ और यहाँ पर एक कंडीशन लिखी, फिर मैंने लिखा एल्स, एल्स इफ लेट से लिखा हुआ है, एल्स इफ लिखा और यहाँ पर कोई कंडीशन लिखी, और उसके बाद एल्स लिखने के बाद ना मैंने दोबारा लिख दिया एक इफ, और यहाँ पर मैंने कुछ कंडीशन लिखी। तो ये लेट से कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2 है, ये कंडीशन 3 है। तो क्या आप में से मेरे को कोई बता सकता है कि कहाँ पर चेक लगेंगे, कहाँ पर चेक नहीं लगेंगे? बेसिकली क्या होना चाहिए, किस तरीके से प्रोग्राम कैसा चलना चाहिए, कोई बता सकता है?
क्वेश्चन क्या था सर एक बारी? देखो अभी आपको ये समझ में आ गया ना कि इफ जब कंडीशन ट्रू होती है तो इफ का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, वरना नहीं होता। ठीक है, इफ और एल्स इफ का आपस में क्या रिलेशन है वो भी हमने पढ़ लिया है, इफ और एल्स का आपस में क्या रिलेशन है वो भी हमने देख लिया। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर एक इफ लिखा है, यहाँ पर एक एल्स इफ लिखा है, इफ के अंदर कुछ कंडीशन लिखी है, एल्स इफ के अंदर भी कुछ कंडीशन लिखी है, पर उसके बाद ना एल्स नहीं लिखा हुआ, उसके बाद दोबारा से एक इफ लिखा हुआ है। तो अब अगर मान लो मैं कहूँ आपको बाय चांस ये कंडीशन ट्रू है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, यहाँ पर जो लिखी है ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो मुझे अब ये बताओ कि क्या कंडीशन 2 या कंडीशन 3 चेक होंगी या नहीं होंगी। सो कंडीशन 3 चेक होगी। हाँ। पहले इफ था, इफ अगर ट्रू हो गया तो एल्स इफ तो स्किप हो जाएगा, बट उसके नीचे का कोड रन होगा। तो बिल्कुल नीचे ठीक। इफ है तो वो एक नया लैडर है, तो वहां तो दोबारा चेकिंग होगी। हाँ जी, तो ये जो लैडर लिखा हुआ है ना वर्ड, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो समझो। अगर आपके पास में ना नेटवर्क है, ये एक तरीके से इफ लिखा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो चीजें हो सकती है, या तो एल्स इफ लिखा हो सकता है या फिर एल्स लिखा हो सकता है। तो अगर इफ वाला ट्रू हो गया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लिखा हो सकता है, या तो एल्स इफ या फिर एल्स, ये दोनों ही चेक नहीं होंगे। लेकिन अगर इफ के इमीडिएट बाद कोई इफ ही लिख रखा है तो वो बेसिकली प्रोग्राम समझता है कि कोई और ही कंडीशन चेक हो रही है, कुछ अलग ही कंडीशन चेक हो रही है, वो इस लैडर का पार्ट नहीं है, तो वो स्क्रैच से इफ वाले इल्स को, इस वाले इफ को चेक करेगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके कंटिन्यूएशन में कौन चल रहा है, एल्स इफ, तो ये तो चेक नहीं होगा, पर यहाँ पर दोबारा से इफ आ गया है तो ये वाली कंडीशन चेक होगी। क्या ये वाली बात समझ में आई? बता दो यार। यस सर, आ गई। यहाँ सर पे भी अगर सर हाँ अगर इफ लिखा है हमने और एल्स इफ लिखा है, और अगर हमने एल्स स्टेटमेंट नहीं दी जी, तो भी वो एग्जीक्यूट होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा, करके देख लेते हैं। ये लो एल हटा दिया मैंने। तो क्या है यहाँ पर, गैस नंबर 10 है तो यू हैव वन द गेम आएगा। लेट्स से गैस नंबर 20 पे यू हैव लॉस्ट द गेम प्रिंट कर रहा हूं मैं, और सिर्फ एल्स इफ कर रखा है, एल्स नहीं करा हुआ मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है, गैस नंबर 10 पे क्या प्रिंट होना चाहिए था, यू हैव वन द गेम, प्रिंट हो रहा है। 20 पे प्रिंट होना चाहिए था यू हैव लॉस्ट द गेम, प्रिंट हो रहा है। अब 20 और 10 से अलावा मैंने 202 लिख दिया है, वो ना तो 10 है ना 20 है, तो ना तो इफ का कंडीशन ट्रू है ना एल्स इफ का कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा, बताओ क्या होगा। सर सिर्फ स्टार्ट और एंड प्रिंट होगा। बिल्कुल, जब दोनों की कंडीशन ट्रू नहीं है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा इनमें से, सिर्फ स्टार्ट और एंड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इफ देयर आर मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स then they are multiple if statements one after another then they are checked। और इसका एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं, ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इस बार ना दो नंबर इनपुट लेते हैं, एक बारी ले लो x और एक बारी इनपुट ले लो y। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा हूं, अगर x 10 है तो ये प्रिंट करो, वरना अगर x 20 है तो ये प्रिंट करो, बट अगर y 100 है तो ये प्रिंट करो, जहां पर लॉस्ट कर देता हूं। ठीक है जी, और इनपुट देखना मैं क्या दे रहा हूं, इनपुट में दे रहा हूं 20 एंड 100। क्या प्रिंट होना चाहिए, आप लोग बताओ क्या प्रिंट होना चाहिए। प्रोग्राम समझ में आया ना, दो नंबर इनपुट लिए हैं और फिर उन पर कुछ कुछ कंडीशंस लगाकर हम कुछ प्रिंट करना चाह रहे हैं, क्या प्रिंट होना चाहिए। You have lost the game और उसके बाद you have won the game।
बिल्कुल ठीक है। तो पहले तो स्टार्ट एंड वगैरह तो प्रिंट होना ही है। उसके अलावा देखो यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल फ्लो की जो मैं बात कर रहा हूँ बस वही समझना है। पहले प्रिंट हुआ यू हैव लॉस्ट द गेम, फिर प्रिंट हो गया यू हैव वन द गेम। ये क्या हुआ, ये वाली कंडीशन चेक हुई, ये वाली कंडीशन फॉल्स आई, तो हम इस वाले एल्स इफ पर चले गए। फिर ये वाली कंडीशन हो गई ट्रू, ठीक है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो इसकी वाली चीज प्रिंट हो गई। पर इसके ट्रू होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से एक नया इफ एल्स इफ लैडर शुरू हो रहा है। इफ कीवर्ड से एक नया लैडर शुरू होता है, हमेशा ये समझ लो, ठीक है। तो जहां पर इफ आ गया वहां पर एक नया लैडर स्टार्ट हो गया, तो नया लैडर स्टार्ट हुआ तो नया लैडर की कंडीशन तो चेक होनी है। तो यहाँ पर y की कंडीशन चेक हुई। यहाँ पर अगर x की भी लिखी होती मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, अगर x की भी लिखी होती तो भी वो चेक हो जाती। देखो x की लिख रहा हूं तो यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने ये नहीं लिख रखा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने एल्स या इफ एल्स कुछ भी नहीं लगाया हुआ था, तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, तो मेन बात यह है जहां से इफ स्टार्ट होता है वहां से एक नई लैडर स्टार्ट हो जाती है इफ एल्स की, इफ एल्स की या इफ एल्स इफ एल्स की। समझ में आ गया? बता दो, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यार वैसे तो ना इसके बाद मैंने सोचा था कि मैं स्विच केस कराऊंगा, पर मैं स्विच केस अभी नहीं करा रहा। पहले मेरे को ना लाइक वो सारी चीजें कवर करानी है जो क्वेश्चंस जिनके बेसिस पे हम कर पाए। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली चल रहे हैं लूप्स पे। स्विच केस मैं कवर कराऊंगा, ये मैं सोचना कवर नहीं करा रहा, नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे। उस पर डायरेक्टली हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ही उसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल हम चलते हैं लूप्स पे। तो लूप्स क्या होती है? लूप का अगर आप जनरल लाइक मतलब समझो तो वो ये होता है कि किसी चीज, कहते हैं ना गाना लूप पे चल रहा है मेरे, तो इसका मतलब बार बार चल रहा है, रिपीटिशन चल रही है उस गाने की। तो वो होता है ये गाना तो लूप पे बज रहा है, मतलब बार बार चल रहा है। तो कोई भी काम अगर हमको बार बार करना है उसके लिए हमको लूप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपसे ना एक बड़ा सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ कि यार 10 टाइम्स अपना नेम प्रिंट करो, तो अभी के लिए जो हमको आता है उसके हिसाब से आप क्या करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, आप अपना नेम लिखोगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से TSA क्लासेस, मैंने ये लिखा। फिर आप करोगे इसको यार कॉपी, और आप इसको 9 बार और पेस्ट करोगे, और फिर आप बोलोगे रन करोगे, 10 बार ही प्रिंट हो जाएगा और आप कहोगे हमने कर दिया। तो लेकिन यार ये तो एफिशिएंट वे नहीं है ना, 10 बार ही आप स्टेटमेंट्स को प्रिंट करे जा रहे हो, दिस इज नॉट एन एफिशिएंट वे। तो किसी काम को बार बार करने के लिए हमारे पास में एफिशिएंट वे होता है प्रोग्रामिंग में, जिसको हम कहते हैं लूप। लूप होती है 3 तरीके की, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, जिसमें से मैक्सिमम टाइम फॉर लूप और वाइल लूप यूज हो रही होती है, डू वाइल लूप उतनी ज्यादा यूज नहीं होती। तो हम तीनों लूप्स को जल्दी से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं, फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कोड हम यही कर रहे हैं, प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स, प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स। ठीक है जी, तो 10 बार ही नेम प्रिंट करना है। तो अभी जो मैं लिख रहा हूँ उसका मतलब मैं आपको ओपन बोर्ड पे ले जाकर समझाऊंगा। अभी के लिए मैं सिर्फ लिख के आपको दिखा रहा हूँ कि ये सिंटैक्स होता है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे DSA क्लासेस लिख रहा हूँ और मैं कोड रन करता हूँ, तो गिनना हो तो गिन लो, 10 बार ही यहाँ पर DSA क्लासेस प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये है क्या, ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो कोड ये है, आउटपुट उसका ये है। अच्छा, किसी को यार ये तो मतलब डाउट नहीं हो रहा ना ये क्या लिखा आता है ऊपर, ये सिर्फ टाइम बता रहा है कि कोड आपका कितने टाइम में चला है। तो मतलब ये कुछ नहीं है, ये कुछ हमने प्रिंट नहीं करवाया हुआ, या ये जावा की कुछ चीज नहीं है। लीड कोड प्लेटफॉर्म में दिखा रहा है कि कितना टाइम लग रहा है आपका कोड चलने में। ठीक है, तो ये होती है यार बेसिकली फॉर लूप। किसी काम को बार बार करवाना है तो हमको लूप चाहिए होती है। ये जो कोड पर्टिकुलर चल रहा है ये कैसे चल रहा है मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ। एक बार ये वाली लूप जो है मैं हाथ से अपने लिख रहा हूँ, I इज इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 10 I प्लस प्लस, और यहाँ पे
शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ सिर्फ, सिसो लेट से कुछ भी लिख लेते हैं, डी लिख दिया मैंने सिर्फ, या एक्स लिख दिया, या कुछ भी लिख लो, डी लिख लेते हैं, डी ऐसे लिख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है लूप का, इंट आई इज इक्वल टू 1, ये क्या देखा देखा लग रहा है? इंट आई इज इक्वल टू 1 बाद में सेमीकोलन, ये क्या हो रहा है कोई बताएगा? ये तो कल पढ़ा है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, वेरिएबल बना रहे हैं। मेमोरी मैपिंग में भी कल बताया था कि क्या होता है, मेमोरी में जाता है 4 बाइट एलोकेट हो जाते हैं, याद है ना वो सब कुछ? भूल तो नहीं गए ना? तो अभी के लिए ना 4 बाइट नहीं दिखा रहा, अभी के लिए सिर्फ एक ऐसे डब्बा बना के दिखा रहा हूँ जिसका नाम है आई और जिसके अंदर वैल्यू चली गई 1। ठीक है, ये होता है यार इनिशियल कंडीशन। क्या होता है ये? इसको कहते हैं इनिशियल कंडीशन या इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप। मैं अभी के लिए सिर्फ इनिशियल कंडीशन लिख रहा हूँ। तो ये चीज एक ही बार चलेगी, ये बार बार नहीं चलेगी लूप में। लूप का मतलब क्या है? चीजें चलती हैं बार 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 बार, पर ये एक ही बार चलेगा। इनिशियलाइजेशन मतलब ही है कि इनिशियलाइजेशन, इनिशियली चलने वाली चीज, तो ये एक ही बार चलती है। उसके बाद सेकंड चीज आ रही है ये, दिस इज बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही बताता है आपका लूप कितनी बारी चलने वाला है। ये है कंडीशन, ये है आपकी एक्चुअल कंडीशन जो बताएगी कितनी बारी लूप चलेगा। ठीक है, और ये क्या होता है? ये ऑपरेटर होता है, अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ये यूनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी के अंदर आता है, तो ये भी बता दूंगा, इसको ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। पर पहले अभी हाल फिलहाल के लिए इतना समझ लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन सबसे पहले ये एक ही बार चलेगी। यहाँ पे क्या हुआ, एक वेरिएबल बन गया आई जिसके अंदर वैल्यू आ गई 1। अब एक बात बता देता हूँ, ये वेरिएबल कहाँ बनाया है? ये वाली स्टेटमेंट मैंने लिखी है फॉर के अंदर। ठीक है जी, तो जो वेरिएबल आप इधर फॉर के अंदर बना रहे हो या फिर यहाँ पर भी बना रहे हो, लेट्स से इंट x इज इक्वल टू 10, इधर भी बना रहा हूँ फॉर के अंदर, फॉर के अंदर चाहे यहाँ पे बना रहा हूँ चाहे उसकी बॉडी के अंदर बना रहा हूँ, वो उसका स्कोप फॉर तक ही लिमिटेड है। स्कोप फॉर तक लिमिटेड है मतलब क्या कि वो वेरिएबल अगर आप यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करोगे आपको दिखाएगा नो सच वेरिएबल एग्जिस्ट, या जो भी एरर आता है वो एरर आ जाएगा। अगर आप उसके बाद फॉर के बाद एक्सेस करने की कोशिश करोगे तब भी एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये वेरिएबल फॉर के अंदर अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, लूप के अंदर अंदर एग्जिस्ट करता है ये वाला वेरिएबल। अब कंडीशन चेक होती है। कंडीशन क्या है? कंडीशन है क्या आई लेस देन इक्वल टू 10 है। यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ, 1 क्या लिख रहा हूँ अभी बताऊंगा बाद में। आई लेस देन इक्वल टू 10, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 है? हाँ जी है। यहां पर लिख रहा हूं 2, ये फर्स्ट स्टेप है। हर एक आइटरेशन में, आइटरेशन का मतलब रिपीटिशन, हर एक रिपीटिशन में ये वाला जो स्टेप, ये कंडीशन जो है ये चेक होना, दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप विल बी द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी एंड थर्ड स्टेप विल बी द इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन या वट एवर इट इज, वेरिएबल चेंज। वेरिएबल में जो भी चेंज आना है, लूपिंग वेरिएबल में जो भी चेंज आना है, वो हमेशा थर्ड चीज होगी। पहली चीज क्या हुई? चेक हुआ क्या आई लेस देन इक्वल टू 10 है। हाँ यार 1 तो लेस देन इक्वल टू 10 है, तो क्या करो? प्रिंट कर दो डीएसए। मैंने प्रिंट कर दिया डीएसए। और थर्ड नंबर में क्या चीज हुई? आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस क्या होता है ना, आई प्लस प्लस का मीनिंग है एक्चुअली में आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब आप जो लोग यार मैथ्स वगैरह नॉर्मल पढ़ रहे हैं वो सोच रहे हैं यार ये तो मतलब क्या लिख दिया, ये तो इम्पॉसिबल से लिख दिया कुछ, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। पर मैंने आपको बताया था ये इक्वालिटी ऑपरेटर नहीं होता, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये कैसे काम करता है? ये ऐसे काम करता है कि ये आरएचएस की वैल्यू को एलएचएस में डालता है। ये वाली चीज कल बताई थी। आई की जगह क्या वैल्यू आएगी? अभी आई में क्या पड़ा है? 1 पड़ा है, उसमें 1 ऐड कर दोगे तो ये क्या बन गया? ये बन गया 2। और ये वाली वैल्यू किस में असाइन हो जाएगी? आई में ही असाइन हो जाएगी, यानी आई की वैल्यू 1 से बढ़कर अब हो गई 2। क्या ये वाली चीज समझ में आई? एक बार ही बता दो। किसी को कुछ भी पूछ रहा है यहाँ पे? सर 4 वाला दोबारा रिपीट कर दो। कौन से वाला? फॉर लूप वाला। फॉर लूप वाला, ठीक है। देखो फॉर लूप में ना अभी मैं समझा रहा हूँ पूरी लूप, एक एक चीज का ड्राई रन दूंगा। हाल फिलहाल के लिए इतना समझ लो, ये कुछ सिंटैक्स इस तरीके से लिखा जाता है फॉर लूप का, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर लिखी हुई है इनिशियल कंडीशन। ठीक है, ये एक ही बार चलेगी, ये बार बार नहीं चलने वाली।
ठीक है, लूप का मतलब बार बार कुछ काम करना है, पर इनिशियल कंडीशन एक ही बार चलती है। यहाँ पर है हमारी एक्चुअल कंडीशन जो चेक हो रही है। भाई देखो, मैं आपको कह रहा हूँ मेरे को 10 बारी काम करना है, पर मैं मॉनिटर कैसे करूँ कि 10 बारी वो काम हो चुका है, क्योंकि लूप तो चलती रहेगी। जब 10 बारी वो काम हो गया तो मेरे को स्टॉप भी तो करना है ना, तो किसी कंडीशन के बेसिस पे मैं स्टॉप करूंगा। वो कंडीशन क्या है वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। वो कंडीशन ये है जो यहाँ पर लिखी हुई है, आई एक वेरिएबल है, जब तक उसकी वैल्यू 10 से कम है या उसके बराबर है तब तक आप चलाते रहो अपनी लूप को, तब तक आप काम करते रहो। जैसे ही उसकी वैल्यू 10 से बड़ी हो जाएगी हम रुक जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, कंडीशन चेक होती है। हमने कंडीशन चेक करी, एक बारी वापस बिल्कुल एकदम इनिशियल पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आई की वैल्यू 1 थी, पहले फर्स्ट स्टेप हुआ, कंडीशन चेक हुई, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 है? जी हाँ है, तो यहाँ पर डीएसए प्रिंट हो गया, काम करवा दो। सेकंड नंबर पे मैंने क्या बोला कि जो भी बॉडी में लिखा हुआ वो काम होगा। थर्ड नंबर पे क्या होगा, वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। आई प्लस प्लस का क्या मतलब है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, और उसका मतलब मैंने अभी आपको बताया ही है कि क्या करना है। ये वैल्यू पहले से थी 1, उसमें 1 ऐड करा तो आंसर हो गया ये 2, और ये वाली वैल्यू आप एलएचएस में असाइन कर दो, यानी जो वैल्यू 1 थी अब वो वैल्यू हो चुकी है 2। ठीक है, अब एक आइटरेशन पूरी हो गई, अब दोबारा आइटरेशन चलेगी, तो क्या ये वाली चीज चलेगी? नहीं चलेगी। मैंने बोला था ये इनिशियल कंडीशन, आई की वैल्यू अब 2 है, फिर से क्या होगा, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, इस पे ध्यान देना। नंबर वन क्या है, कंडीशन चेक, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है? जी हाँ 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो नंबर 2 पे क्या करो, प्रिंट करो, तो दोबारा प्रिंट हुआ। नंबर 3 पे क्या करो, आई प्लस प्लस यानी आई की वैल्यू 1 से बढ़ा दो, 1 से बढ़ा दो तो वैल्यू 2 से बढ़ाकर कर दी मैंने 3। फिर से क्या होगा, एक और अब यहाँ पर एक और आइटरेशन खत्म हो गई, फिर से क्या होगा, मेरे को फिर से देखना है कि यार अब दोबारा आइटरेशन करने की जरूरत है या नहीं है, तो फिर से कंडीशन चेक होती है, क्या आई लेस देन इक्वल टू 10 है? यार आई की वैल्यू है 3 तो लेस देन इक्वल टू 10 है, तो क्या करो, नंबर टू क्या है, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है विच इज डीएसए को प्रिंट करो। और फिर नंबर थ्री क्या है, आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो, तो आई की वैल्यू 1 से बढ़कर हो गई 4। फिर से क्या, यहाँ पर एक और आइटरेशन खत्म हो गई, अब दोबारा क्या करो, दोबारा चेक करो, क्या आई की वैल्यू है 4, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 10 है? जी हाँ बिल्कुल है। इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये चलता रहेगा। लेट से आप पहुंच गए हो आई इज इक्वल टू 9 पे, करते करते लेट से आप पहुंच गए आई इज इक्वल टू 9 पे। ठीक है, तो क्या 9 लेस देन इक्वल टू 10 है? नंबर 1, क्या 9 लेस देन इक्वल टू 10 है तो नंबर 2 को एग्जीक्यूट करो, विच इज डीएसए को प्रिंट करो। फिर क्या करो, नंबर 3 को एग्जीक्यूट करो। नंबर 3 क्या है, आई को प्लस प्लस करो, आई की वैल्यू 10 करो। अब ध्यान से देखो, क्या 10 लेस देन इक्वल टू 10 है? लेस देन इक्वल टू है क्या 10? बताओ। यस है, 10 तो लेस देन इक्वल टू 10 है ना, 10 के बराबर है, इक्वल टू ऑपरेटर है यहाँ पे। तो 1 देखो, नंबर 1 इज कंडीशन चेक, अगर वो ट्रू हो जाता है तो आप 2 करोगे और 3 करोगे, अगर 1 पर ही फॉल्स हो जाता है तो आप वही रुक जाओगे, फिर आप लूप से ब्रेक हो जाते हो, उसको कहते हैं ब्रेक होना। तो अभी के लिए क्या हुआ, हमने चेक करा क्या 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, बिल्कुल है, तो नंबर 2 को एग्जीक्यूट करा, विच इज बेसिकली डीएसए को प्रिंट करा, नंबर 3 को भी एग्जीक्यूट करा, तो 10 की वैल्यू बढ़ के हो गई 11। अब एक और आइटरेशन खत्म हो चुकी है, अगली आइटरेशन स्टार्ट होती है। अब क्या आता है, फिर से नंबर 1 कंडीशन चेक, क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है? नहीं है, अब आपकी लूप रुक जाएगी, एंड दैट इज इट। इस तरीके से आपका 10 बारी डीएसए प्रिंट हो जाएगा। अब बताओ कुछ डाउट है, समझ में आया या ऊपर से निकल गया? आ गया सर। सबको आ गया, एक बारी बता दो 2-3 दिन और। यस सर। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से फॉर लूप चलती है। अब यार मैंने ना जनरली देखा है जब लूप्स वगैरह पढ़ाई जाती है ना, लोग कहते हैं फॉर लूप इज द सिंपलेस्ट लूप, डू व्हाइल को कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं। यार एक्चुअली में फॉर ही है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जो वो जैसा लिखा हुआ है ना वैसा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। आप देखो, फर्स्ट स्टेप कंडीशन चेक यहाँ पर हो रहा है, फिर सेकंड स्टेप बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है, थर्ड स्टेप आप वापस इस वाले ब्रैकेट के अंदर चले गए, तो कुछ जैसा लिखा हुआ है वैसा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से लिखा जाता है उस ऑर्डर में एग्जीक्यूशन नहीं चल रही है, तो यही थोड़ा सा क्रिटिकल होता है समझना। ये अगर आपको समझ में आ गया तो इसके बाद
वाइल लूप और डू वाइल लूप आप बहुत इजीली समझ जाओगे। फॉर लूप मेरे ख्याल से मैंने अपना बेस्ट ट्राई करा है, सही समझ में आया होगा। ये वाली बात भी समझ में आ गई ना कि जो वेरिएबल मैं लूप के अंदर बना रहा हूँ वो लूप के अंदर ही सीमित है। अगर मैं यहाँ पर लेट से लूप के बाहर एक्स को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो वो मेरे को एरर दे देगा। देखते हैं क्या एरर देता है। कैन नॉट फाइंड द सिंबल एक्स, तो उसको मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो इस लूप के अंदर ही बनाया गया था, आप उसको इस लूप के बाहर यूज करने की कोशिश कर रहे हो। आई को भी बनाया है हमने, तो आई को अगर मैं आई के लिए यूज करूंगा तो वो कह देगा कैन नॉट फाइंड द सिंबल आई। यहाँ पर इसको अब आई नहीं मिला क्योंकि वो भी सिर्फ लूप के अंदर अंदर ही एग्जिस्ट करता था। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया? Yeah. अच्छा, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यार। क्वेश्चन कर दो। एक नंबर इनपुट लो और क्या करो कि 1 से लेकर लेट से नंबर n आपने इनपुट लिया तो 1 से लेकर n तक की काउंटिंग प्रिंट करवा दो अलग अलग लाइन में। अभी हुए हैं 1043, 1045 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? आपने इनपुट लिया है, लेट से मैंने एंटर करा 10, तो 1 2 3 4 5 6 करते करते 10 तक आपको प्रिंट करना है। ठीक है, आ गया ना समझ? Yeah. कर दो फिर यार जल्दी। 1046 पे करता हूँ डिस्कस, 44 हो रहे हैं। ठीक है। अनुराग, क्लास कब तक चलेगी यार? 11:30 तक तो चलेगी। क्या हुआ, थक गए? अभिजीत का ठीक है, कोड चैट में भेजा है। अनिकेत, छोटी सी गलती है, छोटी सी गलती है, थोड़ा सा सोचो क्या गलती है। ठीक है दी, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला, पहले तो नंबर इनपुट लेना है, तो नम इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। इनपुट ले लिया। अब क्या करना है, 1 से लेके 10 बारी प्रिंट करना है। ठीक है, तो शायद अनिकेत बोला था मैंने अभी, आपकी यही गलती थी, आप 0 से लेकर काउंटिंग स्टार्ट कर दी थी आपने, तो 1 से करनी है। लाइक नाम हो सकता है गलत ले रहा हूँ, जिसका भी आप समझ गए होगे। तो 1 से लेकर 10 तक आपको बस क्या करना है, काउंटिंग प्रिंट करनी है। तो क्या प्रिंट करूंगा, एक अलग से वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने काउंट करके अलग से वेरिएबल बनाया है, कुछ नहीं बनाने की जरूरत, सिर्फ आई को प्रिंट करवा दो। तो 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। क्या हो गया, नो सच एलिमेंट। अच्छा, इनपुट ही नहीं दिया मैंने।
और इन 1 से लेकर 10 तक नहीं करवाना, n तक करवाना है जो भी इनपुट मिला है। तो यहाँ पर 10 है तो 10, अगर 20 देता हूँ तो 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, समझाने की जरूरत है, ड्राई रन करके दिखाना है पूरा, या समझ में आ चुका है? बता दो। समझ आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसी में आपको कहता कि यार सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स निकालना है मेरे को, आगे हम शीट में इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करने वाले हैं, तभी करवा रहा हूँ अभी ये वाला मेथड। सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर अगर मैं आपसे कहूँ मेरे को निकालना है तो कैसे निकालोगे? फॉर लूप से ही निकालना है। देखो यहाँ पर ना एक वेरिएबल बना लेते हैं, एंड सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, और बजाय प्रिंट करने के हर बारी क्या करो, सम में आई की वैल्यू ऐड करते जाओ। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ये करते जाओ, और फाइनली सम को प्रिंट करवा लो। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम शायद 55 होता है जितना मेरे को ध्यान है, तो फर्स्ट 10 प्रिंट करवा के देखते हैं एक बारी। हाँ जी 55। तो ये एक बारी समझा देता हूँ क्या हो रहा है। सम ऑफ 1 to n या सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो वही फिर बात कि इनिशियल कंडीशन क्या है, i इज इक्वल टू 1। तो हमने एक डब्बा बना लिया, i को वैल्यू 1 एसोसिएट कर दी। अब ये तो एक ही बार चलना है, इसके बाद एक बारी कंडीशन चेक होती है, दूसरी बारी हमारा जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती है, तीसरी बारी में जो भी i के अंदर चेंज होना होता है वो होता है, वेरिएबल के अंदर जो भी चेंज होना होता है वो होता है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला क्या i की वैल्यू 1 है, मतलब क्या i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू नम है। लेट से नम था 10, लेट से हाल फिलहाल के लिए नम था 10। तो हाँ, i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू नम है, लेस देन इक्वल टू 10 है, 1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, तो क्या करो सम में सम प्लस आई ऐड कर दो। तो ये देखो यार, सम सम में इनिशियली क्या वैल्यू दे रखी थी मैंने, सम में वैल्यू मैंने दे रखी थी 0। तो अगर मैं सम में सम प्लस आई करता हूं तो आई की वैल्यू अभी क्या है, आई की वैल्यू अभी 1 है, सम की वैल्यू अभी क्या है, सम की वैल्यू 0 है, तो 1 प्लस 0 कितना हो गया 1। उसको किस में डालना है, सम में डालना है, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर है, आरएचएस की वैल्यू एलएचएस में डालता है, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई 1। फिर आई प्लस प्लस हुआ, यानी कि आई की वैल्यू 1 से होकर 2 हो गई। अब क्या होगा, अब फिर से वही चेक हो गया, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, बिल्कुल लेस देन इक्वल टू 10 है। फिर से ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, लेकिन इस बार सम की वैल्यू क्या है, इस बार सम की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, और वो वैल्यू यहाँ पर बेसिकली असाइन हो जाएगी, तो ये 1 से कट के 2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 10 टाइम्स चलता रहेगा और आपको सम में 55 मिल जाएगा। समझ में आया? समझ में आ गया? Yeah. ठीक है जी, तो अच्छा इसको यार आप इस तरीके से भी लिख सकते हो शॉर्टकट में, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई को सम प्लस इक्वल टू आई। ठीक है, जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर प्रोडक्ट करना होता, मल्टीप्लीकेशन कर रहे होते तो सम इनटू इक्वल टू आई, माइनस कर रहे होते तो सम माइनस इक्वल टू आई, माइनस इक्वल टू आई। ठीक है, डिवीजन कर रहे होते हो सम डिवाइड इक्वल टू आई। तो जो भी ऑपरेटर कर रहे हो आप डायरेक्टली यूं लिख सकते हो, सम प्लस इक्वल टू आई। इसका मतलब यही होता है सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, लिख देता हूँ सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, और ये नोट्स में भी डाल देता हूँ ताकि याद रह जाए। ओके, अब हम चलते हैं यार वाइल लूप पे। ठीक है, मैंने ना अभी आपको एक चीज नहीं कराई है, मैंने आपको ये आई प्लस प्लस की एग्जैक्ट स्टोरी नहीं बताई है। यूनरी ऑपरेटर होते हैं ये, 4 तरीके के होते हैं, 4 नहीं, प्लस माइनस प्लस प्लस और माइनस माइनस, फिर इनके 2 2 तरीके होते हैं। ठीक है, तो 1 2 और 3 4 5 6 तरीके के यूनरी ऑपरेटर होते हैं, तो ये अभी मैं करा दूंगा। प्लस और माइनस अरिथमेटिक ऑपरेटर तो होते ही हैं, पर ये यूनरी ऑपरेटर्स भी होते हैं। तो कैसे होते हैं ये अभी हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अभी पहले नेक्स्ट लूप पे चलते हैं, विच इज वाइल लूप। ठीक है, तो अच्छा, अब
यार कोई ना, ऑब्वियसली एक कोई दिमाग वाला जो इंसान है वो ये जरूर सोचेगा कि जब फॉर लूप है, एक लूप हमारे पास में है काम करने के लिए, तो फिर एक और लूप क्यों, एक और लूप क्यों, तीन लूप क्यों है हमारे पास में। तो हर एक लूप का ना एक स्पेसिफिक पर्पस है, ठीक है। अब देखो वाइल लूप में ना ऐसा नहीं है कि वाइल लूप जिस जिस केस में यूज करी जाती है वहां पे फॉर नहीं यूज कर सकते, जहां फॉर यूज कर रहे हो वहां वाइल नहीं कर सकते। वो देखना पड़ता है, कुछ भी आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। और हो सकता है कभी कभी सिर्फ फॉर यूज करना बेटर हो, कभी कभी हो सकता है वाइल लूप यूज करना बेटर हो, वो देखी जाती है बात, ठीक है। लाइक जिनको कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट मतलब कंडीशन पे डिपेंड करता है। मैं बताता हूँ, फॉर लूप ना यूजुअली यूजुअली बोल रहा हूँ मैं, यूजुअली यूजुअली उस केस में यूज करी जाती है जब हमको पता होता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटरेशंस का। जैसे यहाँ पर मेरे को पता था एग्जैक्ट 10 आइटरेशन होने वाली हैं, मैंने फॉर लूप यूज कर ली, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को पता है 1 से लेकर 10 तक चला दो। समझ रहे हो, जहां पर मेरे को एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटरेशंस पता होती हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार लिख भी देता हूँ, जनरली यूज्ड when exact number of iterations is known, हमको पता होता है एग्जैक्टली कितनी नंबर ऑफ आइटरेशंस है, उस केस में यूजुअली फॉर लूप का यूज किया जाता है। वाइल लूप का यूज यूजुअली उस केस में किया जाता है, यूजुअली उस केस में किया जाता है when we don't know exact number of iterations, don't know exact number of iterations, but we know the condition, लाइक किस कंडीशन पे हमको लूप चलानी है, किस पर हमको रोकनी है, वो कंडीशन अगर हमको मालूम है, हमको एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटरेशन नहीं मालूम, पर ये पता है कि कब लूप चलानी है, कब रोकनी है, तो जनरली वाइल लूप का इस्तेमाल किया जाता है। अब वाइल लूप का सिंटैक्स कैसा होता है, जैसे अभी मैंने आपको फॉर लूप से सबसे पहले क्या करके दिखाया था, 10 बारी नाम प्रिंट करके दिखाया था, तो वही करके दिखा देता हूँ। अब मैंने क्या बोला, जनरली, यूजुअली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ और एक वाइल लूप चला रहा हूँ। अब आप कहोगे कि यार यहाँ तो आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटरेशन मालूम है कि 10 बार आप अपना नाम प्रिंट करवा रहे हो, तो आपको तो मालूम है एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटरेशन, तो मैंने जनरली वर्ड का यूज करा और यहाँ पर ये कंसेप्ट समझाने के लिए कर रहे हैं हम, ठीक है। आप जनरली देखोगे एक्चुअली में वाइल लूप यूजुअली हम तभी यूज कर रहे होते हैं जब हमको एग्जैक्टली आइटरेशन मालूम नहीं होती, पर कोई कंडीशन मालूम होती है। तो जब तक आई लेस देन इक्वल टू 10 है, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, जो हिंदी में बोल रहा हूँ वही इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा है। ये आप देख रहे हो सिंटैक्स है, ब्रैकेट्स लगाने हैं, वो आपने फॉर लूप में भी देखा था, ठीक है। देखो मैंने ना सिंटैक्स पर ज्यादा फोकस नहीं करा है, ना कल की क्लास में ना आज की क्लास में। उसका रीजन ये है कि मैं कंसेप्ट समझा दूंगा, सिंटैक्स आपको खुद ही मास्टर करना पड़ेगा प्रैक्टिस कर करके। तो जो आज करवाया गया है, जो कल करवाया गया है, वो घर पर मतलब एक बार खुद से नेक्स्ट डे कोड जरूर करके देखना, तभी लाइक क्लियर होंगे बेसिक्स। उसके अलावा अभी यहाँ पर देखते हैं, हम फिर से मैं एक बारी डीएसए क्लासेस ही लेट से प्रिंट करवा रहा हूँ और आई प्लस प्लस करवा रहा हूँ। तो मैंने कहा रन कोड करता हूँ, तो 10 बार गिन लेना, डीएसए क्लासेस यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब ये कैसे चल रहा है, जैसा मैंने बोला था कि यार अगर फॉर लूप समझ में आ गया तो बाकी की लूप्स तो कुछ भी नहीं है समझनी, जैसा लिखा हुआ है वैसी की वैसी चल रही है। और ये देख लो कि वैसी की वैसी तो चल रही है। ये इनिशियलाइजेशन इस बारी लूप के बाहर हुआ है, वाइल लूप में जनरली यही होगा, जनरली क्या होता ही है, इनिशियलाइजेशन आउट ऑफ द लूप होती है, ठीक है, विच इज ऑब्वियसली नॉट अ रिपीटिंग स्टेप, यूनिक स्टेप होता है, एक ही बार होता है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर कंडीशन चेक हो रही है, यहाँ पर कंडीशन चेक हो रही है, इसको मैं बोलूंगा 1, ये पूरी बॉडी है, इसको मैं बोलूंगा 2, और बॉडी के अंदर ही वैसे लिखा हुआ है बट इसको अलग से दिखा रहा हूँ 3, कि लूपिंग वेरिएबल में जो भी चेंज होता है, ठीक है, लूपिंग वेरिएबल में जो भी चेंज होता है वो, ठीक है। तो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही एग्जीक्यूट हो रहा है, ये तो जैसा लिखा हुआ है एज इट इज वैसा ही एग्जीक्यूट हो रहा है। इनिशियली मैंने आई को 1 बनाया था। अच्छा मेरे को बताओ, इस बार ये अगर मैं यहाँ पर आई को प्रिंट करूंगा तो क्या एरर दिखाएगा या आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी? will print क्या प्रिंट होगी? सर 11। 10. हाँ तो मेरे को यही था, जो 10 बोल रहा है 10 नहीं 11, क्योंकि 10 तक तो हमारी लूप चलेगी ना,
एक एक्स्ट्रा बारी लूप चलती है, जितनी कंडीशन होती है उससे लूप हमेशा एक एक्स्ट्रा बारी चलती है। ये आपने पिछली बार भी ऑब्जर्व करा होगा कि लूप थी i इज लेस देन इक्वल टू 10 तक की, लेकिन कंडीशन देखो वैल्यू 11 तक गई थी, 11 पर जाकर वैल्यू फॉल्स हुई तो हम लूप से बाहर आ गए। ठीक है, ये वाला ये चीज क्लियर हुई? Yes, sir. ठीक है, और वैल्यू 11 क्यों प्रिंट हो मतलब वैल्यू प्रिंट क्यों हो रही है, एरर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यार बाहर बना रखा है हमने लूप से, वेरिएबल लूप से बाहर बना हुआ है, तो लूप से बाहर एक्सेसिबल भी है। ठीक है, तो ये तो बात सिंपल है। क्या हो रहा है, मैंने बोला जैसे लिखा है वैसे चलते जाओ, इसमें कुछ नहीं करना। पहले नंबर पे कंडीशन चेक हो रही है कि while i इज लेस देन इक्वल टू 10, जी हाँ बिल्कुल 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, तो क्या करो प्रिंट कर दो। तो यहाँ पर लेट से ds से सिर्फ प्रिंट करके दिखा दिया मैंने, प्रिंट हो रहा है। फिर थर्ड नंबर पे क्या है, वैल्यू को बढ़ा दो, 2 कर दो। एक आइट्रेशन पूरी। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में फिर से क्या है, सबसे पहले क्या हो रहा है, कंडीशन चेक हो रही है, तो कंडीशन चेक कर ली, क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, बिल्कुल। क्या करो, ds से प्रिंट कर दो, और नंबर 3 पे क्या करो, इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है तो इंक्रीमेंट कर दो, और ऐसे ही चलते जाओगे, आपका 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। फिर जब i की वैल्यू करते करते 11 होगी तो क्या होगा, क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, नहीं है, तो बस फॉल्स, आप लूप के बाहर आ जाओगे। ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना है? सर फिर for and while में डिफरेंस क्या हुआ? फॉर एंड वाइल में डिफरेंस क्या हुआ, वही मैंने बताया। अभी जब कोई क्वेश्चन करेंगे तो वैसे तो बेटर समझ में आएगा, बट फॉर में ना यूजुअली एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइट्रेशंस अपने को मालूम होता है। जैसे हमको यहाँ पर 10 बारी चलना है, ठीक है। आगे ना क्या होता है, आप कुछ ऐसी एल्गोरिदम्स पढ़ रहे होते हो, कुछ ऐसा पढ़ रहे होते हो जब आपको ये नहीं पता कि लूपिंग, लाइक आप ना जैसे यहाँ पे अभी पढ़ रहे हो वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर, कि जब वेरिएबल की वैल्यू इतनी हो जाएगी तो हम लूप से एग्जिट कर देंगे। बट आगे आप कुछ ऐसी एल्गोरिदम्स पढ़ रहे होगे जिनमें ऐसा नहीं है कि वेरिएबल की वैल्यू, जैसे मान लो, जिन लोगों को कुछ कुछ भी आइडिया है, मैं वैसे एक बता रहा हूँ, मान लो कोई ग्राफ है जी, ठीक है, कोई ग्राफ दे रखा है, ये आप जिनको कुछ नहीं पता सिंपल समझ लो, ये ना कुछ सिटीज हैं और कुछ रोड्स उनको कनेक्ट कर रही हैं। और मान लो मेरे को सिर्फ ये पता करना है, मेरे को सिर्फ ये पता करना है कि अगर मैं इस वाली सिटी से स्टार्ट करता हूँ तो जब मैं सारी की सारी सिटीज को विजिट कर लूँ, जब मैं सारी की सारी सिटीज को विजिट कर लूँ, तो मेरे को बेसिकली यहाँ पर बस एग्जिट कर जाना है। ठीक है, और मेरे को एग्जैक्ट नंबर ऑफ सिटीज मालूम नहीं है कि कितनी सिटी है, मेरे को बस उसने एक स्टार्टिंग सिटी दे दी कि यार आप ना इस सिटी से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, इससे कनेक्टेड बहुत सारी सिटी हैं, इससे कनेक्टेड जितनी भी सिटी है मेरे को वो सारी विजिट करनी है, और जब वो विजिट हो जाए तो मेरे को बस लूप से एग्जिट कर जाना है। तो मेरे को बताओ, क्या इस केस में आपको मालूम है आपकी एग्जैक्ट नंबर ऑफ सिटीज क्या है? मैंने आपको बोला आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसी बेसिकली कंडीशन हम लगा देंगे कि भाई किसी तरीके से हम पता कर लेंगे कि हाँ, जब सारी सिटीज विजिट हो चुकी होंगी तो हम एग्जिट कर देंगे। तो अभी ऑब्वियसली यार हो सकता है ढंग से समझ में ना आया हो, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे ना तो बेटर समझ में आएगी ये चीज। ठीक है, अभी के लिए ऐसे ही एडजस्ट कर लो। ठीक है, जिसने पूछा था आसमी, ओके सर। ठीक है। तो यार मतलब बिलीव में आ जाएगा समझ, जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे तो बेटर समझ में आएगा आपको कि कब क्या यूज करना है। तो अभी मैंने आपको बोला था 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट करने को। अब एक बार ये काम करो, उल्टा प्रिंट कर दो जल्दी से। व्हाइल लूप का यूज करना है इस बारी, फॉर लूप का नहीं करना। जल्दी से प्रिंट कर दो यार, क्योंकि आज लूप तो एटलीस्ट खत्म करके जाना है। एक ही मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से कर दो। ठीक है, तो डिस्कस कर रहा हूँ मैं, अनम्यूट होना मैं। हाँ ठीक है, तो इस बारी क्या करना है, काउंटिंग उल्टी प्रिंट करनी है। तो 10 से स्टार्ट करो, जब तक वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहती है तब तक चलो। आई की वैल्यू हर बार डिक्रीमेंट कर रहे होगे, और प्रिंट क्या कर रहे होगे, आई को प्रिंट कर रहे होगे।
आई को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, और एन ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इनपुट ले लेते हैं इंट एन इज इक्वल टू स्क्वायर डॉट इन। ठीक है जी, तो मैंने अगर इनपुट 10 दिया तो क्या होता है यहाँ देखते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अच्छा, अगर आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं बनाना था तो आप ये भी कर सकते थे, एन में ही डायरेक्टली चेंज कर लो कि जब तक एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एन माइनस माइनस करते हैं। तो आप डायरेक्टली ये भी कर सकते थे अगर आपको एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं बनाना था तो, ठीक है, और प्रिंट भी एन ही करते थे। ओके, तो अब ये एन माइनस माइनस क्या है, जैसे आई प्लस प्लस आपने देखा वो क्या था, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, वैसे एन माइनस माइनस क्या होगा, एन इज इक्वल टू एन माइनस 1। अभी इसका मतलब बता दूंगा बाद में, ठीक है। तो ये है काउंट, नहीं काउंट नहीं, हाँ ये काउंट ही है इनफैक्ट, काउंट एन टू 1, ठीक है। ये उल्टी लूप चलाई है हमने बेसिकली, समझो आप हमने क्या करा है, यहाँ पर n की वैल्यू इनिशियली लेट से इनपुट करी तो 10 थी, तो मैंने क्या बोला, क्या 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, नंबर 1 ये होता है, नंबर 2 ये होता है, नंबर 3 ये होता है इसमें, हाँ 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो 10 मतलब प्रिंट कर दो और फिर वैल्यू डिक्रीमेंट कर दो, यानी ये हो गया 9। तो n माइनस माइनस का यहाँ पे मतलब है n इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर 9 हो गया, क्या 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, जी हाँ है, तो 9 को प्रिंट करो और फिर वैल्यू को दोबारा से डिक्रीज कर दो, और आप ये करते जाओ 1, लेट से यहाँ पर वैल्यू आ गई अब 1, क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, बिल्कुल है, तो 1 को प्रिंट करो, 1 को प्रिंट करो, फिर वैल्यू को डिक्रीज करो, 0 करो, अब वापस चेक करो क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, नहीं जी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं है, तो रुक जाओ। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो लूप एक एक्स्ट्रा बारी चली है, कंडीशन थी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n की वैल्यू लास्ट में रह गई 0। ये समझ में आ गया, या एक बार अच्छे से समझाऊं, बता दो, आगे ठीक है। अब ना थर्ड लूप पे चलते हैं हम, थर्ड लूप है हमारी डू वाइल लूप, डू वाइल लूप। अब यार ये बिल्कुल वाइल जैसी है, दिखने में ये बिल्कुल वाइल जैसी है, तो एक काम करते हैं, डू, ये इसका सिंटैक्स है जो दिखा रहा हूँ, तो वही करना है, 10 बारी हम बेसिकली प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी लेट्स से डीएसए क्लासेस है कुछ भी, तो एक आई को ले लिया 1 और आई को करते जाएंगे प्लस प्लस, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पर इसके बाद सेमी कॉलन लगाना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमी कॉलन नहीं लगाओगे तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा, तो यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना, ये होती है डू वाइल लूप। तो यहाँ पे कुछ इनपुट विनपुट का है नहीं अभी सीन, सिंपल मैं 10 बारी प्रिंट करवा रहा हूँ, गिन लेना 10 बारी डीएसए प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। तो अब यार फिर क्वेश्चन आता है कि अगर ये दिखने में भी वाइल जैसी है, काम वही वाइल और फॉर दोनों कर रहे हैं, तो फिर इस वाली लूप की क्या जरूरत है, तो इस वाली लूप की एक स्पेशलिटी है, उस पर अभी हम बात करते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं ये कैसे काम कर रही है, इसका फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या है। दिस इज इनिशियलाइजेशन, ये मैंने बताया एक ही बार होती है, ठीक है। डू, ये क्या है, प्रिंट, तो नंबर 1 ये होगा, नंबर 2 ये होगा, नंबर 3 ये होगा। इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्वेशनल हो तो आपने ये ऑब्जर्व करा होगा, चाहे फॉर लूप हो चाहे व्हाइल लूप हो, दोनों में ना सबसे पहली चीज हो रही थी कंडीशन चेक करना, इसमें कंडीशन लास्ट में चेक हो रही है, पहले काम कर रहा है उसके बाद कंडीशन चेक कर रहा है। फॉर में भी सबसे पहले कंडीशन चेक हो रही थी, देख लो यहाँ पर है फॉर लूप, सबसे पहला स्टेप क्या था, कंडीशन चेक होना। व्हाइल में भी क्या था, सबसे पहला स्टेप था कंडीशन चेक होना, ये देख लो, ठीक है। इसमें थर्ड स्टेप है कंडीशन चेक करना, इसमें लास्ट स्टेप है कंडीशन चेक करना। तो क्या फर्क पड़ जाना चाहिए वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम सिंपल समझते हैं कि ये वाली लूप कैसे काम कर रही है, बिल्कुल वैसे कर रही है जैसे अभी तक बाकी की लूप करी थी। ये आई है, इसमें वैल्यू 1 है, तो मैंने क्या बोला, नंबर 1 काम क्या है, डीएसए प्रिंट कर दो। अभी कुछ कंडीशन चेक नहीं हुई है, कुछ भी कंडीशन चेक नहीं हुई है, डायरेक्टली डीएसए प्रिंट कर दिया।
आई की वैल्यू बढ़ा दी, आई की वैल्यू 2 कर दी, अब कंडीशन चेक करी, अब कंडीशन चेक करी तो आई की वैल्यू में 2 है, तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो अगली आइटरेशन चला दो। अगर 2 लेस देन इक्वल टू 10 है तो क्या बोला, 2 लेस देन इक्वल टू 10 है तो क्या बोला, डीएसए को प्रिंट करो, फिर वैल्यू बढ़ाओ और फिर कंडीशन चेक कर लो। अब क्या वैल्यू बढ़ने के बाद अब क्या 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, आंसर इज यस, 3 तो लेस देन इक्वल टू 10 है, तो क्या करो, तो फिर से प्रिंट करो, वैल्यू बढ़ाओ और फिर अब कंडीशन चेक करो एंड सो ऑन, इस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, समझ में आया, इतना समझ में आया? ठीक है, अब जल्दी से जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, हमने क्या बोला था, जब i लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक आपको डीएसए प्रिंट करना है। लेट्स से मैं i की वैल्यू 10 कर देता हूँ, तो अब क्या होना चाहिए, हम चाहते क्या है भाई, हमारी कंडीशन तो ये थी 10 नहीं 11 कर देता हूँ। ठीक है, हमारी कंडीशन ये थी कि जब तक वैल्यू i की 10 या 10 से छोटी हो तब तक डीएसए प्रिंट होना चाहिए। जैसे ही i की वैल्यू बड़ी हो जाए ना 10 से, तो डीएसए प्रिंट नहीं होना चाहिए, हम ये चाहते थे। अब i की वैल्यू 11 है, जो कि बड़ी है, जो कि 10 से बड़ी है, तो हमारे हिसाब से डीएसए प्रिंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं कोड को रन करूंगा तो एक बार ही डीएसए प्रिंट हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है वो समझते हैं। अच्छा, और एक और चीज, ये सेम चीज अगर मैं आपको वाइल में करके दिखाऊंगा ना, ये सेम चीज अगर मैं वाइल से भी करना चाहूँ कि वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, मैं इसको इस वाली चीज को कमेंट कर रहा हूँ, तो कमेंट कमेंट मैंने सिंगल लाइन कमेंट तो बताए थे, मल्टी लाइन कमेंट भी होते हैं, मतलब फॉरवर्ड स्लैश स्टार लगा दो और फिर जहाँ एंड करना है वहां स्लैश स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश लगा दो, तो ये मल्टीपल लाइंस कमेंट होते हैं। ठीक है, देख लो ये पता ही होता है। तो जब आई लेस देन इक्वल टू 10 है तो मैं क्या कह रहा था कि आपको प्रिंट करना है, प्रिंट लाइन करना है आपको डीएसए। ठीक है, और आई को प्लस प्लस करना है, पर आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू तो 11 है, तो देखा जाए तो डीएसए प्रिंट नहीं होना चाहिए। मैंने रन करा और एक्चुअली में देखो डीएसए प्रिंट नहीं हुआ, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या पंगा है, वाइल लूप में तो प्रिंट नहीं हुआ लेकिन डू वाइल लूप में प्रिंट हुआ। ठीक है, फॉर लूप में भी प्रिंट नहीं होगा, फॉर लूप में भी प्रिंट नहीं होगा, तो फॉर लूप और वाइल लूप में प्रिंट नहीं होगा, लेकिन ये डीएसए जो है वो डू वाइल में प्रिंट हो गया। अब उसका रीजन समझते हैं। देखो यहाँ पर ना सबसे पहली चीज क्या होती है, कंडीशन चेक। तो जब आई लेस देन 11 था तो इसने क्या करा, इसने चेक करा क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई आपने लूप चलाई ही नहीं, लूप नॉट एग्जीक्यूटेड। जबकि यहाँ पे क्या होता है ना, कंडीशन तो बाद में चेक होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने देखा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहला स्टेप होता है काम कर दो जो भी पूछा है, तो डीएसए प्रिंट कर दिया। फिर वैल्यू में चेंज करा तो 11 से बढ़कर वैल्यू 12 हो गई, तो आई की वैल्यू जो 11 थी बढ़कर 12 हो गई। अब चेक कर लो क्या 12 लेस देन इक्वल टू 10 है, नहीं है, तो बस अब रुक जाओ। तो एक बार इसलिए डीएसए प्रिंट हो गया। क्या ये समझ में आया? तो फॉर और वाइल एक तरीके से बिहेव करते हैं, डू वाइल अलग बिहेव करता है। डू वाइल कंडीशन क्योंकि बाद में चेक करता है, इसीलिए यहाँ पर एक बारी काम आपका हो गया, लाइक जबकि कंडीशन फॉल्स हो रही थी तब भी। ये समझ में आ गया? किसी को कुछ भी पूछना है तो बताओ। पूछना है कुछ? नो सर। ठीक है, अब एक तेजी वाला काम करते हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड होते हैं लूप के अंदर, एक होता है ब्रेक और एक होता है कंटिन्यू। तो मैं दोनों बता देता हूँ आपको पहले। कंटिन्यू इन लूप्स, ठीक है। तो लेट्स से अभी हमने करा था 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करना, ठीक है, तो मैं वही लिख रहा हूँ 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस। ठीक है, और क्या कर रहा था, आई को प्रिंट कर रहा था। रन करके देखें
तो 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो रही है, ठीक है। अब मान लो मैं चाह रहा था इसमें ना जो भी 3 के मल्टीपल्स है, जो भी नंबर 3 के मल्टीपल है यानी 3 से डिवाइड हो जाते हैं, वो नंबर प्रिंट ना हो। तो यानी यहाँ पर 3 प्रिंट ना हो, 6 प्रिंट ना हो, 9 प्रिंट ना हो, ये चाहता हूं मैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं यहाँ लिखता हूं इफ I mod 3 is equal to 0, देन कंटिन्यू। कोड का मतलब अभी समझा दूंगा। मैंने यहाँ रन करा और आप ये देख रहे हो कि जो 3 के मल्टीपल थे वो यहाँ पर प्रिंट नहीं हुए, वो हट गए। अब मैं आपको कोड समझाता हूँ कि किया क्या है। कोड ये रहा और उसका आउटपुट ये रहा। ओके, तो देखो सबसे पहले तो ये I मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, ये क्या करा है, तो इक्वल टू तो समझ में आ गया होगा, आज ही पढ़ा है। कंपैरिजन का ऑपरेटर है, अगर RHS LHS बराबर होते हैं तो ट्रू रिटर्न करता है। इफ एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये भी आज ही पढ़ा है, ये सब तो समझ में आया होगा लेटेस्ट, ठीक है। अब ये क्या है, ये कल पढ़ा था मॉडुलस। मॉडुलस क्यों यूज करा भाई, आपको चेक करना है कि क्या कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है। 3 के मल्टीपल कैसे चेक करोगे, कोई भी नंबर तो 3 से डिवाइड होता है वो 3 का मल्टीपल है, और जो नंबर 3 से डिवाइड होता है परफेक्टली, इसका मतलब क्या है, वो 3 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 छोड़ता है। और रिमाइंडर हम किससे निकालते हैं, मॉडुलस से निकालते हैं। तो हम यही तो कर रहे हैं कि भाई जो भी नंबर 3 से डिवाइड होकर रिमाइंडर छोड़ दे 0, वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो जो नंबर 3 से डिविजिबल है, मैंने क्या लिख दिया, कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या है, कंटिन्यू अगर मैं एक लाइन में लिखूं ना, स्किप्स द करंट आइटरेशन। जो करंट आइटरेशन का मतलब होता है रिपीटिशन, जो करंट रिपीटिशन चल रही है, जो करंट आइटरेशन चल रही है, उसको स्किप कर दो। तो मतलब क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। आई की वैल्यू यहाँ पर थी 1, ठीक है जी। तो फॉर लूप कैसे चलती है, फॉर लूप चलती है नंबर 1 पे कंडीशन चेक, नंबर 2 पे आपकी फंक्शन की बॉडी होती है, और नंबर 3 पे फिर जो भी वेरिएबल में चेंज हो रहा होता है, लूपिंग वेरिएबल के अंदर जो भी चेंज हो रहा होता है वो, ठीक है। ये हमने पढ़ा है। तो आई की वैल्यू 1 है, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, बिल्कुल है। तो क्या 1 3 से परफेक्टली डिविजिबल है, नहीं है, तो आपने डायरेक्टली उसको प्रिंट कर दिया, तो 1 को प्रिंट कर दिया, फिर वैल्यू बढ़ा दी, वैल्यू हो गई 2, ठीक है। तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, जी हाँ 2 लेस देन इक्वल टू 10 है। तो लूप में तो जाओगे, क्या 2 3 से डिविजिबल होता है, नहीं, तो ये इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी। तो हमने कहा प्रिंट करो, तो प्रिंट करो, तो प्रिंट हो गया, फिर वैल्यू बढ़कर हो गई 3। अब देखना ध्यान से, तो 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, लूप के अंदर गए, क्या 3 मॉडुलस 3 0 है। कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू लिखा हुआ है का मतलब समझ रहे हो कि ये जो बॉडी है ना, इसके बाद जो भी लिखा हुआ है उसको डायरेक्टली आप कर जाओ स्किप, और डायरेक्टली इंक्रीमेंटेशन कर दो। अब आप भाई नंबर 2 जो स्टेप है वो स्किप हो जाएगा, बॉडी एग्जीक्यूशन का जो स्टेप होता है ना, वो स्किप हो जाता है जब आप कंटिन्यू लिखते हो। तो कंटिन्यू का मतलब है स्किप द करंट आइटरेशन। अभी इस करंट आइटरेशन में जो लूप के अंदर बॉडी लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट मत करो, मतलब ये जो भी लिखा हुआ है इसके बाद मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड भी होती है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होती, डायरेक्टली नंबर 3 स्टेप हो जाता है, यानी इसकी वैल्यू डायरेक्टली 4 हो जाती है। और क्योंकि 4 फिर से डिविजिबल नहीं है, तो वो इस कंडीशन में नहीं आता, वो प्रिंट हो जाता। समझ गए, कंटिन्यू समझ में आया। यस सर। करंट आइटरेशन स्किप होगी, पूरी लूप से एग्जिट नहीं हो जाओगे, सिर्फ करंट आइटरेशन स्किप होगी। फिर आता है ब्रेक। अब आप नाम से समझ गए होगे इसमें क्या होगा, बता दो अगर आइडिया लग गया है तो। ब्रेक में क्या होगा, exit the loop. बिल्कुल लूप, देखो ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक मतलब लूप से ही ब्रेक कर दो, लूप को ही तोड़ दो। तो यहाँ पे अगर मैं कंटिन्यू की जगह लिख दूंगा ना ब्रेक, तो देखते हैं क्या होता है। रन करूंगा कोड को, सिर्फ 1 और 2 प्रिंट हुए, उसके बाद कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ, देखो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने लिख दिया था ब्रेक। ब्रेक मतलब आप लूप से ही एग्जिट कर जाओ, लूप को ही छोड़ दो, लूप को ही तोड़ दो। तो यहां पर क्या हुआ कि वही सेम चीज है, ब्रेक को अगर मैं बोलूं तो इट मींस ब्रेक
फ्रॉम द लूप, फ्रॉम द लूप, दैट इज एग्जिट द लूप, लूप छोड़कर बाहर निकल जाओ, दिस इज द ब्रेक कीवर्ड। समझ में आ गया? ब्रेक और कंटिन्यू, इनके बीच का डिफरेंस। तो अभी जब हम शीट में क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, तो आएगा कहीं पे कंटिन्यू यूज करना पड़ेगा, कहीं पे ब्रेक यूज करना पड़ेगा। उस टाइम मैं आपसे पूछूंगा कि कब कहाँ क्या यूज करना है। तो अगर अभी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ लो अभी भी। क्लियर है सबको? यस सर। Yes. ओके। अब प्लान के अकॉर्डिंग यार फंक्शंस पढ़ाना है मैंने अगला। अब मेरे को बता दो, वैसे तो 12 मिनट बचे हैं, 10 मिनट एक्स्ट्रा बैठ जाओगे तो मैं फंक्शंस भी पढ़ा दूंगा आज ही। सर करवा दीजिए। ओके बैठ जाओगे ना? सर, बेसिक कराना है ना अपने, डिफाइन क्या होता है, कैसे यूज होता है, हाँ हाँ हाँ, करवा दो सर। ठीक है। तो एक्चुअली में ना अभी मैं बेसिक बता दूंगा एटलीस्ट आपको, ताकि कल फिर 10-15 मिनट में फंक्शन बताकर हम क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दें यार, क्योंकि वरना ना लेट होता चला जाएगा। अच्छा, यस अर्चित कह श्योर रहा कल ही सर। करवा दो, फंक्शंस कल ही करवाओ। ठीक है यार, अर्चित कह रहा कल ही करवा दो, कल ही करवा देंगे फिर। अभी फिर इट्स अप टू यू सर। कल ही करवा देंगे, चलो कोई नहीं। आ, अभी बता दो, और कुछ कोई डाउट अभी तक जितना पढ़ाया उसमें कुछ डाउट है तो बता दो। किसी को कुछ पूछना है अभी तक जो पढ़ाया है? नो सर। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, कोई एग्जिट मत करना। 10 मिनट है ना हमारे पास, हमने स्विच केस छोड़ा था, हम स्विच केस पढ़ लेते हैं। ठीक है, टाइम यूटिलाइज कर लेते हैं। स्विच केस 10 मिनट का ही काम है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था यार कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, विच इज बेसिकली इफ एल्स। तो एक तरीके की कंडीशनल स्टेटमेंट और होती है विच इज स्विच केस। तो अब हम स्विच केस भी पढ़ लेते हैं, स्विच केस क्या होता है। तो स्विच केस जो होता है ना, यूजुअली इसका यूज होता है मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स बनाने के लिए। लाइक ये वर्ड थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का मतलब, जैसे यार केबीसी देखा है ना, केबीसी में मेन्यू होता है एक तरीके से, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जो सिलेक्ट करोगे उसको लॉक कर देंगे, ऐसा होता है ना, ऑप्शंस होते हैं। देखा है ना केबीसी तो? हाँ सर। ठीक है, तो वैसा सही कुछ हम यहाँ भी करते हैं स्विच केस के अंदर। तो सिंटैक्स बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहले तो इनपुट ले लेते हैं नंबर, स्कैनर डॉट डॉट नेक्स्ट इंट के अंदर। ठीक है ना? तो यहाँ पर लिखेंगे स्विच, स्विच के अंदर हम डाल देंगे नम, और ये वाले ब्रैकेट्स डाल देंगे। उसके बाद लिखना कैसे है, केस, लेट से 1। अभी ये 1 क्या है, 1 नहीं लिखता, 10 लिखता हूँ। और यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। मैं एक बार या तो काम करता हूँ, पहले पूरा लिख लेता हूँ फिर समझा दूंगा एक बारी में। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देख लो, मैं एक बारी पहले समझा देता हूँ ये है क्या। तो स्विच केस भी क्या होता है, स्विच केस भी ना ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्विच मैंने लिखा है यहाँ पर नम, इसकी जगह ना, जैसे यहाँ पर मैंने एक वैल्यू लिख रखी है इंटीजर वैल्यू, तो कोई नंबर आ सकता है या फिर कोई कैरेक्टर भी आ सकता है, यानी कैरेक्टर भी आ सकता है, या फिर कोई स्ट्रिंग भी आ सकती है। अब स्ट्रिंग जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है।
अभी के लिए मतलब आपने समझ लिया, जैसे 10 20 30 नंबर्स हैं वो भी आ सकते हैं, या फिर उसकी बजाय एक कैरेक्टर भी लिख सकता हूँ जैसे ABC। तभी कह रहा हूँ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, जैसे ऑप्शंस होते हैं ना, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, उनमें से आप कुछ एक सिलेक्ट करोगे, तो ये वैसा सा प्रोग्राम बनाने के लिए होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है यहाँ पर। मैंने नम को इनपुट लिया, अब मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ केस 10। केस 10 का मतलब क्या है कि क्या आपका नंबर 10 है। अगर आपका नंबर 10 है तो यार ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, अगर नंबर 20 होता तो यहाँ पर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती, अगर नंबर 30 होता तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती। और डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि नंबर ना तो 10 ना तो 20 ना ही 30 है, तो कुछ और नंबर है तो यार ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती। अब जो इम्पोर्टेंस है वो है ब्रेक की। यहाँ पर ब्रेक दो ही जगह यूज होता है, एक होता है लूप्स, लूप से ब्रेक करने के लिए जो हमने अभी जस्ट देखा, एक यूज होता है स्विच केस में। स्विच केस में ब्रेक का यूज क्या है वो समझाता हूँ। मान लो हमने यहाँ पर लिखा ऑप्शन 10 और मैंने इनपुट भी दे दिया 10 और मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन 10, जो मैंने लिखा था वही प्रिंट हो गया। बट अगर मैंने यहाँ पर ब्रेक नहीं लिखा होता तो स्विच केस का जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो पता है कैसा होता है कि अगर मैं यहाँ से ब्रेक हटा दूंगा ना, ये सारे ब्रेक हटा दूं अगर मैं, तो स्विच केस का डिफॉल्ट बिहेवियर ये होता है कि जो बेसिकली हिट हो गया है, जो केस हिट हो गया है, जो कंडीशन ट्रू हो गई है, वो उसके बाद के सारे केसेस प्रिंट करता हुआ चला जाएगा। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? अगर मैं यहाँ से इस ब्रेक को कमेंट कर दूं और इनपुट मैंने 10 दिया है, तो आप ध्यान से देखो वो 10 20 30 और डिफॉल्ट भी, डिफॉल्ट को भी इंक्लूड करते हुए वो सब कुछ प्रिंट करता हुआ चला जाएगा, क्योंकि 10 करेक्ट हिट हो गया। अगर मान लो 20 हिट हुआ होता तो 10 प्रिंट नहीं होगा, ऊपर वाला प्रिंट नहीं होगा, 20 और उससे नीचे जितने भी केस हैं वो सबको प्रिंट करता हुआ चला जाएगा। मतलब सबके यहाँ पे प्रिंट करवा रखा है। इन शॉर्ट में कहना चाह रहा हूँ कि सबका कोड एग्जीक्यूट करता हुआ वो चला जाएगा अगर हम ब्रेक नहीं लिखते तो स्विच केस में ब्रेक की सिग्निफिकेंस यही है कि आपको ब्रेक लिखना है अगर आपको एक पर्टिकुलर ऑप्शन का काम करवाना है तो। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया? और डिफॉल्ट का क्या काम है कि जो भी आपने ये दे रखे हैं, मैंने यहाँ पर बोला था या तो नंबर 10 होगा या 20 होगा या 30 होगा, मैंने कहा लेट से मैं एंटर कर देता हूँ 200, वो ना तो 10 है ना 20 है ना 30 है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए, तो उस केस में ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये होता है आपका स्विच केस। ये ज्यादा यूज नहीं हो रहा होगा, पर हाँ लाइक ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पता होनी चाहिए ये वाली चीज। ठीक है, आ गया समझ? Yes, sir. ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना मेरी तरफ से एंड है क्लास।